अफेयर का बहुत बड़ा पार्ट रहेगा। तो पहला प्रश्न देखो, आप स्टार्ट कर रहा। सबसे पहला प्रश्न देखो क्या है, उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र राज्य के किस विश्वविद्यालय के अंदर खोलने का काम किया गया है। उत्तर भारत जो है दक्षिण भारत के अंदर एक अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जिसका नाम आपने सुना होगा इसरो के रूप में। जो है इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंदर 1969 के अंदर हुई थी। इसी तरह का एक सबसे महत्वपूर्ण चीज आपने ध्यान रखने की, इसी तरह का एक और प्रोजेक्ट जो है उत्तर भारत के अंदर लगाने का काम किया गया है, और वो प्रोजेक्ट जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंदर लगाया जाएगा। अपने उस राज्य का नाम बताना है। वो राज्य हो सकता है हरियाणा, वो राज्य हो सकता है दिल्ली, जम्मू कश्मीर या फिर राजस्थान। दो तीन चीज आपने ध्यान रखनी है। भारत के जो विज्ञान मंत्री है, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी मंत्री, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री आपने भारत के ध्यान रखने हैं। ये शख्स कौन है, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री। तो ये व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति का नाम क्या है, डॉक्टर जितेंद्र है इनका नाम। ठीक है, विज्ञान और तकनीकी मंत्री भारत सरकार कौन है, डॉक्टर जितेंद्र जो है वो भारत के क्या है, विज्ञान और तकनीकी मंत्री। ठीक है, तो जो केंद्रीय विद्यालय जम्मू है, तो केंद्रीय विद्यालय जम्मू के अंदर जो है एक उत्तर भारत का पहला अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान केंद्र कड़ा खोलने का काम किया गया। तो जम्मू और कश्मीर के अंदर जो है खोलने का काम किया गया है। जम्मू कश्मीर का जो केंद्रीय विद्यालय जो है उसके अंदर ये खोलने का काम किया है। दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है कि जैसे इसरो है उसी की तर्ज के ऊपर जो उत्तर भारत के अंदर शुरू किया गया, इसमें साथ में बड़काना एडमिशन भी हो गया, उनको विज्ञान की पढ़ाई करवाई जाएगी और साथ साथ उनको क्या करवा जाएगा, साथ साथ जो है रिसर्च का काम भी उनको करवाने का काम किया जाएगा। तो सबसे पहले दो तीन चीजें आपने ध्यान रखनी है। इसका नाम आपने ध्यान रखना है, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र किसके नाम के ऊपर रखा गया है, तो भारत के महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है सतीश धवन। तो सतीश धवन के नाम के ऊपर जो है इसका नाम रखा है। ठीक है, दूसरी चीज आपने ध्यान रखनी है, तारीख थी 15 अगस्त की। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय भारत के कौन से शहर के अंदर है, तो भारत का बेंगलुरु शहर जो है, बेंगलुरु शहर के अंदर इसका मुख्यालय है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक एस सोमदत्त जो है वो इसरो के क्या है, चीफ है। ठीक है, इसरो के चीफ कौन है, एस सोमदत्त वर्तमान समय में चीफ है। और पहला अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है उत्तर भारत का, वो जम्मू कश्मीर के, कश्मीर जो है श्रीनगर के जो जम्मू है, जम्मू के केंद्रीय विद्यालय के अंदर स्थापित करने का काम किया गया। नाम किसके ऊपर रखा गया है, तो सतीश धवन, जो सतीश धवन के नाम के ऊपर जो इसको शुरू करने का काम किया गया है। इसरो की जब शुरुआत तो शुरुआत के बाद में इसरो ने बहुत सारे महत्वपूर्ण और महान काम इस देश के अंदर करने का काम किया था। उन कामों के अंदर जैसे तारीख है 19 अप्रैल की, तो 19 अप्रैल 1975 की बात है। 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला अंतरिक्ष के अंदर पहला उपग्रह छोड़ा था जिसका नाम क्या है, आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट जो है रूस के सहयोग से, सोवियत संघ के सहयोग से छोड़ने का काम किया था। दूसरा भारत का कृत्रिम उपग्रह जो था उसका नाम था भास्कर, 1979 में इसरो के द्वारा छोड़ने का काम किया गया था। तो पहला और दूसरा दोनों आपने ये याद रखने। ठीक है, पहले वाला आर्यभट्ट था, दूसरे वाला का नाम क्या है, पहले वाला आर्यभट्ट जो था 19 अप्रैल 1975 को छोड़ने का काम इसरो के द्वारा कराया गया था, और दूसरा जो है 1979 के अंदर जो है दूसरे का नाम क्या है, भास्कर आपने याद रखना है। और किसके द्वारा छोड़ा गया था, तो भास्कर को जो है इसरो के द्वारा छोड़ने का काम किया गया था। बस इतनी बात आपने याद रखनी है। विज्ञान एवं तकनीकी मंत्री भारत के डॉक्टर जितेंद्र है। अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र उत्तर भारत में श्रीनगर का, जम्मू का जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र खोला गया, नाम किसके ऊपर रखे गया, सतीश धवन के नाम के ऊपर। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रधानमंत्री थी। इसरो का हेड ऑफिस बेंगलुरु के अंदर है। एस सोमदत्त वर्तमान समय में क्या है, इसरो के चीफ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसरो के दो कृत्रिम उपग्रह अपने याद रखने हैं। दोनों कौन से, पहला आर्यभट्ट 1975, दूसरा 1979 के अंदर भास्कर नाम का जो था कृत्रिम उपग्रह जो था वो अंतरिक्ष के अंदर छोड़ने का काम किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किसका वर्णन नहीं है, विचारों की स्वतंत्रता का, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता का, या फिर पद और अवसर की समानता का, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता का। दो तीन बार मैं जिक्र कर चुका हूं। तारीख थी 13 दिसंबर 1946 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया था, जिस प्रस्ताव का नाम क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव जो है, इसी उद्देश्य प्रस्ताव को बाद में भारत की जो प्रस्तावना जो है, भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में अपनाने का काम किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, कब अपनाया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को जो है इसको अपनाने का काम किया गया था। अगर पूछा कि प्रस्तावना का विचार हमने कौन से देश से लेने का काम किया, क्योंकि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला ऐसा संविधान है जिसके अंदर जो है प्रस्तावना का जिक्र किया गया था। अगर कोई आपसे पूछता तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा और उसके एक समवर्ती सूची, भाषा और समवर्ती सूची हमने कौन से देश से लेने का काम किया है, ऑस्ट्रेलिया से लेने का काम किया है। अब भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर किस किस का जिक्र है, न्याय का जिक्र है। ठीक है, धार्मिक न्याय का जिक्र है। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का जिक्र है, धार्मिक स्वतंत्रता।
इसके अलावा समानता का जिक्र है, इसके अलावा अखंडता का जिक्र है, इसके अलावा समाजवाद शब्द का जिक्र है, इसके अलावा धर्मनिरपेक्षता शब्द का जिक्र है, ऊपर आ गया उसमें धर्मनिरपेक्षता। लोकतांत्रिक शब्द का जिक्र है, लोकतांत्रिक। ये कुछ शब्द हैं जो इनमें से कई बार क्या करेगा, इनमें से कोई शब्द हटा देगा, ये दे देगा, ठीक है। तो ये शब्द आपने ध्यान रखना, ठीक है। न्याय शब्द का जिक्र है, स्वतंत्रता शब्द का जिक्र है, लोकतांत्रिक शब्द का जिक्र है, गणराज्य शब्द का जिक्र है भारत के संविधान के अंदर, ठीक है। समाजवादी शब्द हो गया, अखंडता हो गया, ये सारे के सारे शब्द जो है बिल्कुल प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर है। तो दो तीन बात आपने ध्यान रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, यानी संविधान की सबसे पहले जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1940 को नेहरू ने प्रस्तुत किया था, उसी को 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना का रूप दिया गया था। प्रस्तावना जो है हम भारत के लोगों से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया जाता है, इसके ऊपर जाकर खत्म हो जाती है। इसके शब्द और विचार हमने ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से लिया था, भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लेने का काम किया था, ठीक है। जो 5-7 शब्द है याद रखना आपने, कौन से शब्द है, न्याय है, स्वतंत्रता है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है, अखंडता है, समानता है, धार्मिक निरपेक्षता है, गणराज्य है। ये सारे के सारे शब्दों का जिक्र करा है। तो आपने इन सारे के सारे गणराज्य, इनका शब्द जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना के अंदर, संविधान की प्रस्तावना के अंदर मात्र एक बार 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके अंदर संशोधन किया गया था। आप सभी को पता है कितने शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। भाई ब्लॉक कर दिया जाएगा जो इस तरह की बकवास हरकत करेगा। हरियाणा का पहला कौशल वृद्धि केंद्र कौन से गांव के अंदर बनेगा? हरियाणा प्रदेश का पहला जो है कौशल वृद्धि केंद्र पूछ रखा, तो कौशल वृद्धि केंद्र हरियाणा प्रदेश के कौन से गांव के अंदर बनेगा, ठीक है। हरियाणा का पहला विश्व शांति केंद्र, हरियाणा का पहला विश्व शांति केंद्र, फटाफट कमेंट करके बताओ कि हरियाणा का पहला विश्व शांति केंद्र जो है वो कहां पर आयोजित करने का काम किया जाएगा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री जो है उनका सीएम का जो निवास स्थान जो है उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो यो जो है हरियाणा का कौशल वृद्धि केंद्र जो है उचाना खुर्द के अंदर जो है होंडा इंडिया कंपनी के सहयोग से एक आईटीआई है उसके अंदर लगाया गया, ठीक है। होंडा इंडिया कंपनी है, इसके सहयोग से 30 लाख रुपए की लागत से बना है। तो होंडा इंडिया कंपनी के सहयोग से हरियाणा प्रदेश का पहला कौशल वृद्धि केंद्र जो है वो उचाना, जो दुष्यंत चौटाला का हल्का है, उस दुष्यंत चौटाला जींद जिले के उचाना विधानसभा सीट से वर्तमान समय में जो है विधायक है। और मुख्यमंत्री का निवास स्थान जो इसको किस नाम से पुकारा जाएगा? तो याद रखना संत कबीर कुटीर के नाम से, ठीक है। संत कबीर कुटीर जो है इसके नाम से जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री का निवास स्थान जो है वो जाना जाएगा। हरियाणा का पहला विश्व शांति केंद्र जो है वो कहां पर खोलने का काम किया गया? तो आपने याद रखना वो जो हमारी साइबर राजधानी है, हरियाणा प्रदेश की आर्थिक राजधानी है गुड़गांव के अंदर जो, ठीक है। और गुड़गांव ही वो शहर है जहां भारत का सबसे पहला जो सबसे बड़ा जो है चार्जिंग स्टेशन जो है वो लगाने का काम करा गया, तो गुड़गांव के अंदर लगाया गया, ठीक है। और गुरुग्राम के अंदर ही भारत की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी की स्थापना भी हरियाणा सरकार करेगी, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी जो है, ग्लोबल सिटी की स्थापना हरियाणा सरकार कौन से जिले के अंदर करने का काम करेगी? तो गुरुग्राम के अंदर करने का काम करेगी। तो याद रखना उचाना खुर्द के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला कौशल वृद्धि केंद्र जो है बनाया जाएगा होंडा इंडिया कंपनी के सहयोग से उचाना के अंदर, ठीक है। हरियाणा का पहला विश्व शांति केंद्र गुरुग्राम के अंदर है। ग्लोबल सिटी की स्थापना गुड़गांव में की जाएगी। और सीएम के निवास को किस स्थान के नाम से जाना जाता? तो आपने याद रखना हरियाणा के मुख्यमंत्री के निवास स्थान को जो है कबीर कुटिया के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा व भारत का चौथा डेटा सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? बताइए शाबाश। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय पशु मेला लगा था? इस 2 प्रश्न हो गए, दोनों का उत्तर बताओ। राज्य स्तरीय पशु मेला जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर आयोजित किया गया था? एक तो यो प्रश्न बताना। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और भारत का चौथा डेटा सेंटर जो है किस शहर में खोला गया है? माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहले अपने सीईओ याद रखना, सीईओ जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो कौन है? तो एक भारतवंशी है जिनका नाम क्या है? सत्या नडेला। सत्या नडेला वर्तमान समय में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। गूगल के सीईओ कोई आपसे पूछता है तो उनका नाम क्या है? सुंदर पिचई जो है वो वर्तमान समय में गूगल के सीईओ, ठीक है। गूगल के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुंदर पिचई है। माइक्रोसॉफ्ट के कौन है? सत्या नडेला। और सत्या नडेला के द्वारा जो है ये चीज आपने ध्यान रखनी है, पशु मेला इस शहर में, आपका उत्तर गलत है, ठीक है। तो वो कहां पर खोला गया? तो भारत की एक साइबर सिटी है, ठीक है। भारत की साइबर सिटी कौन सी है? हैदराबाद जो है वो भारत की साइबर सिटी है।
हरियाणा की साइबर सिटी कौन सी है? तो हरियाणा की साइबर सिटी गुड़गांव है। तो जो भारत की साइबर सिटी हैदराबाद जो है, हैदराबाद के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश इसके अंदर आएगा। और ये पहला फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, पहली फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कहां पर? तेलंगाना के अंदर। इतनी लंबी जो इतनी बड़ी है, 15,000 रुपए की, ठीक है। तो हैदराबाद के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा, माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा और भारत का चौथा डेटा सेंटर कड़ा खोला जाएगा। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, साइबर सिटी भारत का बोला जाता है। और राज्य स्तरीय पशु मेला हाल ही में हरियाणा की जो काशी नगरी जो है, काशी नगरी भिवानी के अंदर जो आयोजित करने का काम किया जाएगा। ये भी बहुत सारे बड़का कमेंट आओ जी, काशी नगरी वाला फंडा समझ में को नहीं आया तो ध्यान रखना है। नु आ जाने मंदिरों की अधिकता के कारण काशी नगरी किसको कहा जाता है? तो फिर उत्तर भिवानी हो जाएगा। जिन्नु आ जाए कि नवग्रह कुंडों के कारण हरियाणा की कौन सी नगरी को छोटी काशी बोला जाता है? फिर उत्तर कैथल हो जाएगा, ठीक है। यानी नवग्रह कुंडों के कारण कैथल, और इसके अलावा जो मंदिरों की अधिकता के कारण आ जाओ तो फिर कौन सा हो जाएगा? तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा? भिवानी हो जाएगा। तो पशु मेला कड़ा गया है भिवानी के अंदर। सत्या नडेला वर्तमान समय में क्या है? सीईओ है। किसके हैं? इसी के हैं, ठीक है, सत्या नडेला। हो जाएगा इतना याद। चलो अगला प्रश्न देखो। किस जिले में नवनिर्मित, किस जिले में हरियाणा की सबसे बड़ी नवनिर्मित जो है शुगर मिल का उद्घाटन करने का काम किया गया है? यानी हरियाणा का वो जिला कौन सा जिसके अंदर सबसे बड़ी नवनिर्मित जो है शुगर मिल का उद्घाटन करने का काम किया गया है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। हाँ भाई, माइक्रोसॉफ्ट का सर मुख्यालय कहां पर है? माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन शहर के अंदर है, ठीक है। कड़ा है वाशिंगटन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय है। बिल्कुल सही है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित जो है शुगर मिल जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी मिल जो है वो कौन से उसके अंदर करेगी? तो याद रखना हरियाणा की जो महर्षि पाणिनि की नगरी जो है पानीपत के अंदर शुरू करने का काम किया गया है, ठीक है। कड़ा शुरू करेगी। तो सबसे बड़ी शुगर मिल जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर हरियाणा सरकार एक विश्वविद्यालय खोलने जा रही है। उस विश्वविद्यालय का नाम क्या है? गीता विश्वविद्यालय, ठीक है। गीता जो है, गीता विश्वविद्यालय जो है, गीता विश्वविद्यालय वो कड़ा खोला जाएगा। भाई मात्रा की गलती उसका। तो पानीपत जो है, पानीपत के अंदर जो है हरियाणा सरकार के द्वारा गीता विश्वविद्यालय खोलने का काम किया जाएगा, ठीक है। एक सूचकांक है नागरिक केंद्रित सूचकांक, नागरिक केंद्रित सूचकांक। नागरिक केंद्रित सूचकांक जो है इसके अंदर हरियाणा प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? नागरिक केंद्रित सूचकांक जो है इसके अंदर हरियाणा सरकार को स्थान बताना, आपने कौन सा स्थान मिला है इसके अंदर? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। कल की पीडीएफ तरुण यादव डाल रखी होगी शायद भाई, जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चेक करो, आपने उसके अंदर मिल जाओगे, ठीक है। बताओ शाबाश। विश्वविद्यालय, ठीक है। अच्छा, ई गवर्नेंस जो है, ई गवर्नेंस के अंदर हरियाणा का कौन सा स्थान है? देखो, नागरिक केंद्रित सूचकांक के अंदर 2021 का नया डाटा है, हरियाणा का पहला स्थान है। गीता विश्वविद्यालय पानीपत के अंदर खुलेगा। और ई गवर्नेंस के मामले में भी हरियाणा का कौन सा स्थान है? तो ई गवर्नेंस के मामले में भी 13वां स्थान है। ये 13वां नहीं है, 13वां अलग मामला है। इसका भी जिक्र मैं करूंगा। 13वां नहीं है, 13वां अलग मामला है, ठीक है। नागरिक केंद्रित सूचकांक है, ठीक है। नागरिक केंद्रित सूचकांक के अंदर पहला स्थान है, वो अलग चीज है, ठीक है। बल्कि इसका पूरा नाम लिख लीजिए, नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक लिख लीजिए इसका पूरा नाम, नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा। तो नागरिक केंद्रित सुशासन सूचकांक है वो देख लीजिए, उसमें पहला स्थान है। इसके अलावा ई गवर्नेंस में हरियाणा का पहला स्थान है। गीता विश्वविद्यालय जो है हरियाणा के पानीपत के अंदर खोला जाएगा। सबसे बड़ी शुगर मिल का उद्घाटन हरियाणा के कौन से जिले के अंदर किया गया? तो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर किया गया है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के ऊपर की गई थी? लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक रेल दुर्घटना के बाद में इस्तीफा देने वाले भारत के पहले, कोई नहीं भाई विक्रम, मैं दे दूंगा पीडीएफ यार, इस क्लास के बाद दे दूंगा, ठीक है। तो दूसरी रेल दुर्घटना में इस्तीफा देने वाले भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। बिल्कुल सही है। लोकसभा के तीसरे स्पीकर हुआ करते थे उस समय सरदार हुकम सिंह, और सरदार हुकम सिंह की सिफारिश के आधार पर जो है हरियाणा राज्य की स्थापना करने का काम 1 नवंबर 1966 को 17वें राज्य के रूप में किया गया था। हरियाणा वित्त निगम की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? 1 नवंबर 1966, 1 अप्रैल 1967 या फिर 1 अगस्त 1969 को या फिर 1 जून 1993 को? हरियाणा वित्त निगम पूछ रहे, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब की गई थी? फटाफट कमेंट करके बताइए, हरियाणा वित्त निगम की स्थापना कब करने का काम किया गया था? बताओ शाबाश। हरियाणा वित्त निगम
इसी वित्त निगम के द्वारा 2005 के अंदर एक नीति घोषित करने का काम किया गया था, श्रम नीति। अब तक लगभग 2-3 बच्चों का उत्तर सही है, बाकी के गलत उत्तर आ रहे हैं। शाबाश। बिल्कुल सही है। 2017 के अंदर लैंड पुलिंग नीति जो थी, लैंड पुलिंग नीति, ये दोनों नीति बनाने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य था। ठीक है, लैंड पुलिंग नीति और वो हरियाणा वित्त निगम जो है उसके द्वारा बनाने का काम किया गया था। 1 अप्रैल 1967 को जो है हरियाणा वित्त निगम का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1967 को हरियाणा वित्त निगम का गठन हुआ था। औद्योगिक क्षेत्र है, वाणिज्यिक क्षेत्र है, प्रौद्योगिकी पार्क है, इसके अलावा विशेष आर्थिक जोन, SEZ जो, इन सारे के सारे काम जो है वो कौन देखता है? तो वो ये सारे के सारे हरियाणा वित्त निगम देखने का काम करता है। ठीक है, मैं मेरे घर से पढ़ा रहा हूं भाई। वर्ष 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर SD शर्मा, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी ने बेरा 3 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगा है। 1967 के अंदर, 10 और जोड़ दीजिए, 1977 के अंदर, और फिर कब लगा था? तो 1991 के अंदर, जब धनिकलाल मंडल हरियाणा प्रदेश के राज्यपाल हुआ करते थे। तो तीनों बार लगा। तो सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करूं मैं तो 1950 से लेकर के 1952 कर लीजिए, 1950 से लेकर के 1961 तक जो है राष्ट्रपति कौन थे? पहले वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है वो 10 साल तक राष्ट्रपति रहे, 62 तक रहे थे। ठीक है, 1950 से 1962 तक। और दूसरे जो राष्ट्रपति थे 1962 से लेकर के 1967 तक थे। और जिस टाइम पे 1967 के अंदर भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का राष्ट्रपति उस टाइम कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन उस टाइम पे भारत के राष्ट्रपति थे। 1967 के अंदर डॉक्टर जाकिर हुसैन ने चुनाव लड़ा था। ठीक 2 साल बाद 1969 के अंदर जो है जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती। ठीक है, और जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हुई तो जाकिर हुसैन एक तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, इसके अलावा पद के ऊपर रहते हुए मरने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपने याद रखना है। तो पद के ऊपर रहने वाले मरने वाले पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। सबसे कम कार्यकाल किसका है? जाकिर हुसैन का है। भारत में अब तक 3 मुस्लिम राष्ट्रपति बने हैं। 3 में से जो 2 मुस्लिम राष्ट्रपति हैं, 1974 के अंदर फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति बने थे। 1977 में पद के ऊपर रहते हुए या फिर ऑफिस में मृत्यु हुई थी, वो कौन से हैं? जो फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी मृत्यु भारत के राष्ट्रपति के भवन के अंदर हुई है। और सबसे इससे भी दिलचस्प घटना क्या है? दोनों के दोनों राष्ट्रपतियों की मृत्यु राष्ट्रपति भवन के कमरा नंबर 36 के बाथरूम में हुई थी। दोनों के दोनों की एक ही कमरे के अंदर मृत्यु होती है। बाद में कई दिनों तक राष्ट्रपति भवन के उस कमरे को नहीं खोला गया। आगे जाकर के जब डॉक्टर कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति बनते तो तब जाके उन्होंने उस ऑफिस को खोलने का काम किया था। बड़े महान राष्ट्रपति थे भारत के कलाम साहब। आम लोगों को राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है अनुमति नहीं मिलती थी, और उसके बाद जो है डॉक्टर कलाम साहब थे जिन्होंने आम लोगों को राष्ट्रपति भवन के अंदर एंट्री करवाई थी। अच्छा, फटाफट एक बात बताइए कि राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कौन था? ठीक है, दूसरा बताइए कि राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है? वो कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर आता है? 3 प्रश्न हो गए। राष्ट्रपति भवन कौन सी पर्वत श्रेणी के अंदर बना हुआ है? उस पहाड़ी का नाम आपने बताना। तीसरा, राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला भारतीय कौन था? भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कौन से शहर के अंदर खोला जाएगा? ई कचरा इको पार्क जो है वो बेंगलुरु के अंदर खोला जाएगा, दिल्ली के अंदर खोला जाएगा, या फिर हैदराबाद के अंदर, या फिर चेन्नई के अंदर? तो दिल्ली के अंदर एरेसिना गलत है भाई, अरावली बिल्कुल सही है। तो दिल्ली के अंदर जो है नरेला नामक जगह जो है, दिल्ली के नरेला नामक स्थान के ऊपर जो है भारत का पहला ई कचरा इको पार्क जो है खोलने का काम किया जाएगा। भारत का जो राष्ट्रपति भवन जो है वो कौन सी पहाड़ी के ऊपर है? तो आपने याद रखना है रायसीना हिल के ऊपर है। ठीक है, रायसीना हिल्स। और ये जो रायसीना हिल्स जो है किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो आपने याद रखना संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी जो है अरावली पर्वत श्रेणी जो है, अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा। ठीक है, किसका हिस्सा है? अरावली पर्वत श्रेणी का। रही बात की भारत के राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? याद करिए, राष्ट्रपति भवन जो है, राष्ट्रपति भवन का निर्माण 1927 के अंदर शुरू हुआ था, और 1931 के अंदर 5 मार्च को एक समझौता हुआ था जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। और इसी समझौते के दौरान जब भारत के वायसराय का भवन जो था वो दिल्ली का जो आज का राष्ट्रपति भवन है वो हुआ करता था, और जो भारत के जो उस समय के जो महात्मा गांधी थे, महात्मा गांधी और इरविन के बीच में राष्ट्रपति भवन के अंदर मुलाकात हुई थी। तो आपने ध्यान रखना है, सबसे महत्वपूर्ण आपने ध्यान रखना कि राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो महात्मा गांधी जो है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी बना था। इरविन के साथ में 1931 के अंदर जो है इनका बात हुई थी। भाई रामनाथ कोविंद का जो कार्यकाल है वो 25 जुलाई 2022 को खत्म हो जाएगा।
रमन सिंधु 25 जुलाई 2022 को रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म हो जाएगा, 24 या 25 को इस तरह से होगा, ठीक है, शायद 25 को होगा। तो नई दिल्ली के नरेला केंद्र जो है भारत का पहला ई कचरा पार्क जो है वो खोलने का काम किया गया है। रेहड़ी पर एवरेस्ट नामक पुस्तक का लोकार्पण किसके द्वारा करने का काम किया गया है? रेहड़ी पर कड़े पानी दिए गिलास। रेहड़ी जो है, रेहड़ी पर एवरेस्ट जो है, ये किताब जो है, इस किताब का विमोचन पूछ रहे क्या कि विमोचन किसके द्वारा करने का काम किया गया है। बड़े गजब की किताब है रेहड़ी पर एवरेस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, एक शख्स है जिसका जो है, उनका फादर जो था वो रेहड़ी लगाने का काम करता है और उनके बेटे का नाम है रामलाल, ठीक है। उनके बेटे का नाम क्या है? रामलाल। उनके बेटे का नाम है, हरियाणा के टोहाना फतेहाबाद का जो है, टोहाना से संबंध रखते हैं। और रामलाल का फादर जो था वो बिल्कुल आज रेडी लगाने का काम किया करते थे टोहाना के अंदर, ठीक है। सतपाल टोहाना लोगों से पैसे उधार लेकर के अपने बेटे रामलाल को सीढ़ियां चढ़ाने का काम किया, पर्वतारोही बने। उसके बाद हरियाणा सरकार ने उनको सब इंस्पेक्टर के पद के ऊपर भर्ती करवाया। और ये जो रेहड़ी पर एवरेस्ट नामक किताब जो है, ये SI सब इंस्पेक्टर जो है रामलाल की जीवन कथा, ठीक है, रामलाल की जीवन कथा है। और इसका उद्घाटन हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है, रेहड़ी पर एवरेस्ट है इसका, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा जो है इसका विमोचन, लोकार्पण करने का काम किया था। इस किताब का लेखक कोई आपसे पूछता है तो कौन है? तो डॉक्टर सुरेंद्र जैन जो है, ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र जैन जो है, सुरेंद्र जैन के द्वारा इस किताब को लिखने का काम किया गया, ठीक है। अच्छा, एक किताब है, किताब का नाम है रोहनाथ की दास्तान। रोहनाथ की दास्तान, रोहनाथ की दास्तान बताइए। रोहनाथ एक गांव पड़ता है हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है, जहां पर आजादी के बाद तिरंगा पहली बार मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, जैसे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, वो एक रोहनाथ गांव के अंदर भी एक जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है। बताइए शहबाज कौन है इसका? दास्तान है रोहनाथ, मनीष जोशी, मनीष जोशी। अच्छा, एक और किताब है, किताब का नाम है मेघ मेखले, मेघ मेखले। और मेघ मेखले किताब के लेखक IAS अधिकारी हैं जिनका नाम क्या है? धीरा खंडेलवाल, धीरा खंडेलवाल, ठीक है। मेघ मेखले जो है इस किताब के लेखक कौन है? धीरा खंडेलवाल है। रोहनाथ की दास्तान के लेखक कौन है? मनीष जोशी हैं, ठीक है। एक और किताब है जिसका नाम है गुलाबों का शहर। राम राम भाई सबको। गुलाबों का शहर, गुलाबो बेरानी छोरे का नाम है, या गुलाब ने कहो है, बेरानी के को है, गुलाबों का शहर। ये हरियाणा की किताबें हैं भाई सारी की सारी। तो इसके गुलाबों का शहर का लेखक कौन थी रवा? हाँ, सुधा जैन, डॉक्टर सुधा जैन, डॉक्टर सुधा जैन, ठीक है। ये नाम आपने याद रखने सारे के सारे। हो जाएगा। रेहड़ी पर एवरेस्ट पुस्तक का विमोचन ML खट्टर के द्वारा कराया गया। बंडारू दत्तात्रेय वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश के 18वें राज्यपाल है। और रेहड़ी पर एवरेस्ट SI सब इंस्पेक्टर रामलाल की किताब है। धीरा खंडेलवाल के द्वारा मेघ मेखले किताब लिखी गई थी। गुलाबों का शहर डॉक्टर सुधा जैन के द्वारा, डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने किताब लिखी थी रेहड़ी पर एवरेस्ट। और रोहनाथ गांव की दास्तान लिखने का काम किसने किया? मनीष जोशी के द्वारा किया गया। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है रोज की क्विज करवा कर आप कल भी 4-5 प्रश्न पूछे थे, तो हर रोज की क्विज चला, उसके ऊपर से हमने करंट अफेयर की लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। तो उस क्विज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन करना पड़ेगा। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 10 जुलाई 1980, 12 जुलाई 1982, 25 जुलाई 1982 या फिर 14 जून 1982 को। इसका पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रामीण विकास बैंक पूरा नाम है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर भारत के कौन से शहर के अंदर? तो आपने याद रखना, इसका हेडक्वार्टर भारत के मुंबई शहर के अंदर है। और 12 जुलाई 1982 को इंदिरा गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो 12 जुलाई 1982 को जो है किसकी स्थापना हुई थी? तो आपने याद रखना 12 जुलाई 1982 को इसी नाबार्ड बैंक जो है, नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। अच्छा, नाबार्ड के वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, वर्तमान समय में नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है पहले से, हर्ष कुमार भानवाला, हर्ष कुमार भानवाला। एचएसएससी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि नाबार्ड जो है किन किन क्षेत्रों में काम करवाता है? तो नाबार्ड जो है किस किस क्षेत्रों में काम करे? तो कृषि के क्षेत्र में, दूसरा ग्रामीण विकास। 2 क्षेत्र है नाबार्ड के, एक तो कृषि, दूसरा है ग्रामीण विकास, ठीक है।
यानी रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर, दो चीजों के ऊपर जो है नाबार्ड काम करता है। 12 जुलाई 1982 को कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड बैंक स्थापित किया गया था? फटाफट कमेंट करके बताओ। हरियाणा का पहला वाहन कबाड़ केंद्र कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? हरियाणा का पहला जो है वाहन कबाड़ केंद्र कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? फटाफट बताइए। पहला वाहन कबाड़ केंद्र हरियाणा के कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिए। शाबाश, रिपीट हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे, इसका पहले भी जिक्र कर चुके हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए, बताओ। शाबाश, बिल्कुल सही उत्तर है। वो कौन सा है? नूह जिला है। ठीक है, नूह जिला जो है, नूह जिला के अंदर भारत का पहला वाहन कबाड़ केंद्र जो है वो कौन से जिले के अंदर खोला गया है? नूह के अंदर खोला गया है। और केंद्रीय मंत्री जो है जिनका नाम क्या है? नितिन कुमार गडकरी। नितिन कुमार गडकरी के सौजन्य से जो है ये खोलने का काम किया गया है। जो ठीक है, अगला प्रश्न आ गया कि चलो भाई, नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्ष पूछ रखा है, कौन थी? नाबार्ड जो बैंक जो है अध्यक्ष हो गया आरएस कुमार। आगे चलिए, नाबार्ड की पहली महिला अध्यक्षा का नाम पूछ रखा है। शर्मिला ठाकुर, स्वीटी देसाई, अनमोल कौर या फिर रंजना कुमारी या रंजना कुमार? तो रंजना कुमार या फिर रंजना कुमारी जो है नाबार्ड की अध्यक्षा थी। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। हर्ष कुमार भानवाला वर्तमान समय में इसके क्या है? चीफ है। डिफलिम्पिक्स ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी है? नीता अहलावत, दीक्षा डागर, समीक्षा किरण। ये जो ओलंपिक जो है इनके बारे में आपने 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। ये ओलंपिक जो है, इस ओलंपिक को क्या कहा जाता है? याद रखना आपने, मूक बधिर ओलंपिक। ठीक है, मूक बधिर, जो व्यक्ति बोल नहीं सकते, मूक बधिर ओलंपिक। ठीक है, या डेफ ओलंपिक भी इनका नाम जाना जाओ। ठीक है, मूक बधिर ओलंपिक के नाम से। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है आपका। हरियाणा के कौन से जिले से ये लड़की संबंध रखते हैं? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे ये, बिल्कुल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे भाई। इसने तो ब्लॉक करना पड़ेगा, मानना को नहीं छोड़ा तो। ब्राजील एक देश है, ब्राजील। ब्राजील के अंदर एक जगह है कैकिसयास। ब्राजील के कैकिसयास के अंदर जो है 24 में ग्रीष्मकालीन मूक बधिर जो थे वो 24 में हुए थे। 24वां संस्करण था। ठीक है, 2021 के। लेकिन आयोजित कद हुए हैं? कोरोना के कारण को नहीं हो पाए थे, तो आयोजित 2022 को हुए, तो 21 वाले हुए हैं ब्राजील देश के अंदर। कैकिसयास जो शायद ऐसा नाम है भाई, ध्यान में कोनी, पूरी मात्रा मुत्रा ऊपर नीचे उसका है। प्रवीण रंगा सर नाम बोल दिया बेला। ठीक है, तो कैकिसयास जो है ब्राजील के अंदर जो है 24वां संस्करण था। किसका? जो मूक बधिर ओलंपिक जो है इनका 24वां संस्करण था। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य, खेल हमारे दिलों में है। खेल हमारे दिलों में है। सर्वाधिक पदक जीतने का काम सबसे ज्यादा इस खेलों के अंदर, डेफ ओलंपिक के अंदर, जो कर आम लोगों के ओलंपिक हो, नो इनके ओलंपिक खेलों। ठीक है, तो सर्वाधिक पदक जीतने का काम, बड़े गजब की बात है, यूक्रेन नामक देश जो है 138 पदक यूक्रेन के द्वारा जीतने का काम किया गया। ठीक है, हाल ही में जो है खेल हमारे दिलों में, बिल्कुल यूक्रेन जो है अपना बेरा होगा, रूस ने उसके ऊपर अटैक कर रखा उसके। ठीक है, खेल हमारे दिलों से आता है, खेल हमारे दिलों से आता है, ये होगा शायद। ठीक है, खेल हमारे दिलों से आता है। तो सर्वाधिक पदक जीतने का काम किसने किया? तो पहले नंबर पर जो है कौन रहा? तो आपने याद रखना है, यूक्रेन जो है पहले नंबर पर 138 पदक जीतने का काम किया है। नंबर 2 पर यूएसए रहा है। नंबर 3 के ऊपर कौन रहा? ईरान रहा। ठीक है, यूएसए ईरान। नंबर 2 पर कौन रहा? पहले नंबर पर यो रहा है, नंबर 2 के ऊपर यूएसए रहा है, और नंबर 3 के ऊपर जो है कौन सा रहा है? तो नंबर 3 के ऊपर ईरान रहा है। फटाफट कमेंट करके बताओ कि मूक बधिर ओलंपिक जो है इनके अंदर भारत का स्थान कौन सा था? कितने पदक जीते हैं भारत ने? कौन सा स्थान था भारत का? फटाफट बताइए। शाबाश। तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। भारत का स्थान था 9वां। ठीक है, मूक बधिर ओलंपिक में भारत का स्थान 9वां। मूक बधिर ओलंपिक एंड कोड याद रखना 818 हो जाएगा। 818 यानी 8 तो गोल्ड मेडल जीते हैं, एक बीच में ज्वाइंट ला दो चांदी का, तो एक रजत पदक जीतने का काम किया है,
और 8 जो है वो कौन से पदक जीतने का काम किया भारत ने, कांस्य पदक जीतने का काम किया। ठीक है, 818 याद रख लियो। हो जाओगे यार, जो मूक बधिर ओलंपिक जो है, मूक बधिर ओलंपिक में भारत जो था कौन से स्थान पर रहा था, भारत 9वें स्थान पर रहा था। मूक बधिर का जिक्र आंदे 818 818, 8 गोल्ड 1 रजत 8 कांस्य। ठीक है, 818 याद हो जाओगा, 8 गोल्ड 1 रजत 8 कांस्य, 818 818। ठीक है, पहला देश कौन सा है, यूक्रेन है, दूसरा यूएसए, तीसरा ईरान है। सब तक गणे पदक यूक्रेन के द्वारा जीतने का काम किया गया है। साल 1924 से मूक बधिर ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। 1924 जो है, 1924 से शुरुआत हुई थी, प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद में। ठीक है, प्रत्येक 4 वर्षों के अंदर जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन करवाया जाता है। 1921 में होना था, वो नहीं हो पाया, और इसके बाद 21 में 4 जोड़ दो तो अगला कब होगा, तो 1925 के अंदर होगा। ठीक है, और जो 1925 का ओलंपिक खेल है, वो ओलंपिक है जो मूक बधिरों का, वो कहां पर होगा, 1925 के जो ओलंपिक, सॉरी 2025 होगा, 1925 नहीं 2025, 2025 के जो ओलंपिक खेल जो है वो टोक्यो जापान के अंदर होंगे। ठीक है, टोक्यो जापान, मूक बधिर ओलंपिक खेलों की बात मैं करूं। ठीक है, टोक्यो जापान के अंदर होगा। कंचन शर्मा राम राम बेटा। ठीक है, तो इतनी बात याद रखनी, झज्जर जिले की दीक्षा डागर है जो डेप्थ ओलंपिक के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय गोल्फर कौन बनी, झज्जर जिले की दीक्षा डागर मिली है। तो याद हो जाओगे 2022 के जो मूक बधिर ओलंपिक खड़े हैं ब्राजील के अंदर, वो है 24वां संस्करण था। 1924 तक शुरू हुए थे, प्रत्येक 4 साल के बाद वो है। सबसे ज्यादा पदक 138 यूक्रेन ने जीते हैं। नंबर 2 पर यूएसए रहा, नंबर 3 पर कौन सा रहा है, ईरान रहा नंबर 3 पर। ठीक है, भारत का स्थान कौन सा था, भारत का स्थान 9वां था। कुल 17 पदक भारत ने जीते हैं, 818, 8 गोल्ड 1 रजत और 8 कांस्य पदक जीतने का काम करा। ठीक है, 2025 के अंदर टोक्यो के अंदर होंगे। 1924 से शुरुआत हुई थी। इनका आदर्श वाक्य कौन सा है, खेल हमारे दिलों से आता है, खेल हमारे दिलों से आता है। याद हो जाओगे, फटाफट ओके रिपोर्ट लिख के भेज दो। अमित सहन राम राम भाई। गणराज्य वह शासन प्रणाली होती है जहां पर लोकतांत्रिक प्रणाली हो, राज्य का मुखिया लोगों के प्रति उत्तरदायी हो, राज्य का मुखिया निर्वाचित किया गया हो, राज्य के मुखिया को जनता द्वारा पद से हटाया जा सकता है। गणराज्य, गण का मतलब होता लोग, यानी लोगों का शासन। ठीक है, निशा यादव कमेंट सबके आ रहे बेटा, मैं एक एक का कमेंट पढ़ूंगा तो बहुत लेट हो जाऊंगा, फिर कमेंट पढ़ पाऊंगा मैं। ठीक है, बताओ सेवस फटाफट। तड़का 5 बजे कंप्यूटर की स्पेशल क्लास होगी लाभ सिंह नैन सर की, इसे चैनल पे, मेरे चैनल पे 5 बजे मैराथन क्लास है तड़का सांझना। कल 15 तारीख को शाम ने 5 से 7 वारा होगी, फिर अपना 8 बजे होगी। ठीक है, यानी कल 15 तारीख को लाभ सिंह नैन सर की कंप्यूटर की स्पेशल क्लास है, आप ज्वाइन कर सकते हो उसको। बिल्कुल सही है। गणराज्य का मतलब क्या है, राज्य का मुखिया जिसको क्या किया गया, निर्वाचित किया गया हो, वो क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। ठीक है, तो जिसको क्या किया गया, निर्वाचित किया गया है, वो क्या कहलाता है, गणराज्य कहलाता है। जीके प्रवीण उड़ान टेलीग्राम के ऊपर बिल्कुल एक टेस्ट सीरीज चली हुई है, मोक जो है उसके अंदर आप जो है टेस्ट दे सकते हो। रोज के 10 से 12 प्रश्न डालने का प्रयास करूंगा, उसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगला प्रश्न देखियो, बादशाह आलमगीर ने हरियाणा में निम्न में से मराठों को उपहार स्वरूप क्या प्रदान किया था, बताइए से बस। बादशाह आलमगीर जो है, बादशाह आलमगीर ने मराठों को इनमें से कौन सा क्षेत्र जो था वो प्रदान करने का काम किया, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल भाई, आज भी आपको 199 रुपए के अंदर सीईटी का स्पेशल बैच जो है 199 रुपए के अंदर ही आपको आज मिल रहा है। दिल्ली पुलिस का बैच जो है वो भी सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए के अंदर, टोटली सारा का सारा जो है वो लाइव क्लास है। ठीक है, लाइव है सारा का सारा। बताओ शाबाश। बादशाह आलमगीर ने हरियाणा को निम्न में से कौन सा क्षेत्र मराठों को उपहार स्वरूप दिया था, तो कौन सा दिया था, कुरुक्षेत्र देने का काम किया था। ठीक है, देसी फुकरे बिल्कुल सही है, कुरुक्षेत्र देने का काम किया था। बौद्ध साहित्य के विनय पिटक नामक ग्रंथ के अनुसार महान वैद्य जीवक कहां का रहने वाला था। जीवक वैद्य जो है, जीवक वैद्य का संबंध हरियाणा प्रदेश से रहा है। गर्व करने की बात है कि इस प्रदेश से बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग रहे हैं। तो वैद्य जीवक जो है, इसका संबंध कौन से जिले से था, कुरुक्षेत्र या फिर जींद या फिर रोहतक या फिर गुरुग्राम। तो विनय पिटक नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है जीवक का जन्म स्थान हरियाणा के कौन से जिले के अंदर हुआ था, बताओ शहबाज। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता वक्त कल खुद ब खुद अपनी तकदीर बदल दे।
बिल्कुल सही है। तो वो बौद्ध साहित्य जो है विनय पिटक के अंदर जो बात लिखी हुई है, वैध जीवक जो है हरियाणा के कौन से जिले का रहने वाला था? तो याद रखना हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला था। जीवक कौन से जिले का रहने वाला था? हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला था। समानता की मूर्ति की स्थापना कौन से शहर के अंदर की गई है? बेंगलुरु के अंदर स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, या फिर नई दिल्ली के अंदर, या फिर हैदराबाद, या फिर चंडीगढ़ के अंदर? बताइए इनमें से कौन से शहर के अंदर जो है समानता की मूर्ति की स्थापना करने का काम किया गया है? बोलो भाई, अर्जेंट है क्या? बताइए शाबाश। समानता की मूर्ति की स्थापना, स्टैचू ऑफ इक्विलिटी, बिल्कुल सही उत्तर है। सारे के सारे बिल्कुल सही जा रहे हैं। समानता की मूर्ति। एक संत हुए हैं भारत के अंदर, जिस संत का नाम क्या? संत रामानुज। संत रामानुज की मूर्ति जो है 5 फरवरी 2022 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने इसका उद्घाटन करने का काम भारत की साइबर सिटी हैदराबाद के अंदर किया था। पंचलोहा तत्व जो है, पंचलोहा से बनी हुई यह मूर्ति है। 5 फरवरी 2022 को संत रामानंद की मूर्ति का जो है नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने उद्घाटन करने का काम किया गया था। पंचलोहा से यह मूर्ति बनी हुई है। सोना है, चांदी है, तांबा है, जस्ता है, पीतल है। सोना चांदी तांबा जस्ता पीतल, ठीक है, 5 लोहा इनसे ये बनी हुई है। और 2-3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। इस मूर्ति की लंबाई जो है वो 216 फीट है। कितनी फुट की है? 216 फीट की है। संत रामानुज के बारे में कोई आपसे पूछता तो याद रखना कौन सी सदी के ये संत थे? तो 11वीं सदी के प्रसिद्ध संत थे, ठीक है। कौन सी सदी के संत थे? तो 11वीं सदी के प्रसिद्ध संत थे। पंचलोहा से मूर्ति बनी हुई है, 216 फुट इसकी ऊंचाई है। उद्घाटन करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। और वो मूर्ति कड़ा है तो भारत के कौन से शहर के अंदर है? तो हैदराबाद के अंदर जो है ये मूर्ति है, ठीक है भाई। सीट अगस्त में हो चाहे सितंबर में हो, अपना काम पढ़ने का है, पढ़ाने का है, तो फटाफट पढ़े जाओ। इन चीजों में ना पढ़ो, आज निकल पेपर होना तय है। सतीश कुमार तना जॉब मिल सका बेटा, कोई दिक्कत को निकल भी, मैंने बहुत बार तेरी जिक्र हो। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? हरियाणा का पहला, साहिल थैंक यू भाई। हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक कौन से जिले के अंदर खोला जाएगा? वो जिला जींद है, वो जिला पानीपत है, वो जिला रोहतक है, फिर या फिर वो जिला कौन सा है? वो जिला सोनीपत है। मदर मिल्क बैंक पूछ रहे, क्या फटाफट बताइए। भारत का पहला मदर मिल्क बैंक मुंबई के अंदर खोला गया था। और हरियाणा का पहला मदर मिल्क बैंक जो है रोहतक पीजीआई जो है, रोहतक पीजीआई के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक जो है वो कहां पर खोला गया? तो रोहतक पीजीआई जो है, रोहतक पीजीआई के अंदर हरियाणा प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक जो है वो खोलने का काम किया गया है। पीजीटी के स्क्रीनिंग के अभी 6 महीने कोई खबर नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन से प्रकार के न्याय का जिक्र नहीं है? किस प्रकार के न्याय का जिक्र नहीं है? आर्थिक न्याय का जिक्र नहीं है, क्या फिर धार्मिक न्याय का जिक्र नहीं है, राजनीतिक न्याय का जिक्र नहीं, या फिर सामाजिक न्याय का जिक्र नहीं? बड़ा गजब का प्रश्न, बताइए शाबाश फटाफट बोलो शाबाश। किस प्रकार के न्याय का जिक्र नहीं है? आर्थिक न्याय, धार्मिक न्याय, राजनीतिक न्याय, या फिर सामाजिक न्याय? मिक्स उत्तर दे रहे हैं लगभग सारे के सारे। सोनी, गोल्डी, रवि, चलो ये आपके लिए होमवर्क है। प्रश्न आपने घर से ऑफलाइन क्लास जब खत्म हो जाओगी फिर कमेंट करना है। ऑनलाइन वाले कमेंट तो सारे नुक्के नो जान दे रहे हैं। चंड प्रदोत महासेन का संबंध किस जनपद से था? बताइए शाबाश। चंड प्रदोत महासेन का संबंध जो है वो कौन से जनपद से था? मल, अवंती, चेदी, या फिर मगध? तो कौन से जनपद से था? तो चंड प्रदोत जो है ये अवंती गणराज्य जो है, अवंती गणराज्य का शासक हुआ करता था, ठीक है, अवंती गणराज्य का शासक। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर माल नहीं आएगा भाई, अवंती आएगा, ठीक है। जीके परवीन उड़ान यूट्यूब चैनल के ऊपर सारी की सारी जो है अपने पीडीएफ मिल जाओगी। कांच बालू हरियाणा में मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? बताओ शाबाश। कांच बालू महेंद्रगढ़, नारनौल, रोहतक, या फिर गुरुग्राम के अंदर? बताओ शाबाश। कांच बालू खनिज पदार्थ जो है वो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाया जाता है? फटाफट कमेंट करके बताइएगा शाबाश। कांच बालू
सबका सही उत्तर है टोटली बच्चों का। तो कांच बालो हरियाणा में मुख्यतः कड़ा पाया जाता है, गुरु द्रोण नगरी द्रोणाचार्य के अंदर पाया जाता है। और इसी जगह पर हरियाणा सरकार जो है वो विश्व की सबसे बड़ी ग्लोबल सिटी बनाने का काम कड़ा कर रही है। और विश्व शांति केंद्र जो है, पहला विश्व शांति केंद्र भी कड़ा बनाया जाएगा, वो भी गुड़गांव के अंदर बनाया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो भी गुड़गांव के अंदर लगाया गया। ठीक है। औद्योगिक विकास केंद्र निम्न में से कौन सी जगह के ऊपर स्थित है? औद्योगिक विकास केंद्र हरियाणा के अंदर पूछ रहे क्या, तो फटाफट बताइए कि हरियाणा में औद्योगिक विकास केंद्र जो है भाई कंप्यूटर अनुदेशक की परीक्षा है आपकी राजस्थान में, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। औद्योगिक विकास केंद्र मानेसर, बावल, कुंडली या फिर किलोई? किलोई तो लगदर कुकरे भी नहीं हो सकता, कड़ा सुत्या है। अच्छा, टिक करके भेजे हैं, बस सही है सही है। सी भी करे कदा। बावल को नहीं हो, बावल 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 के साथ कौन कौन जाना चाहेंगे? मानेसर, गुड़गांव, मानेसर मानेसर दोनों जगह है, मानेसर भी है बावल भी है। दुनिया के 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो है उनमें से भारत में कितने स्टेडियम है? बताइए शाबाश। दुनिया के 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियम है और 3 बड़े क्रिकेट स्टेडियम जो है उनमें से भारत के अंदर कितने स्टेडियम है? 3, 2, 1। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है गुजरात के अंदर है, जिसका नाम क्या है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है, नाम शायद क्रिकेट की कम रुचि है, नाम ध्यान में नहीं है, कहीं पढ़ा था। और तीसरे नंबर का क्रिकेट स्टेडियम सबसे बड़ा जयपुर का है, नाम शायद सवाई मानसिंह, पता नहीं कौन सा है जयपुर का। तो 2 जो है दुनिया के 3 मत जो है, भारत में कितने हैं? 2 हैं। ठीक है। सीटी के एमसीयू को बैच में भाई क्लास चल रही है बेटा, कड़क हो रहे हो आप। देखो फीस 199 रुपए कम है सीटी के एमसीयू बैच में, क्लास सारी तो चल रही है, फीस कम है तो क्या दिक्कत हुई? नाम बताइए उनके धनवा के हैं। क्रिकेट की जिक्र हम वही तो और क्रिकेट की बात हो रही है। उत्तर भारत का पहला सरस्वती मंदिर कौन से जिले के अंदर बनाया जाएगा? उत्तर भारत का पहला सरस्वती मंदिर जो है उत्तर भारत का पहला सरस्वती मंदिर लगभग 14,000 साल पुराना जो है एक घाट मिला है ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न स्टेडियम, यमुनानगर 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 गलत है उत्तर। वो जिला है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर जो उत्तर भारत का पहला सरस्वती मंदिर बनाने का काम किया जाएगा। कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र को एक बात कही जाती है अगर आपको याद हो तो, वैदिक सभ्यता का पालना। ठीक है, वैदिक सभ्यता का पालना जो है वो भारत के किसको कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को जो है वैदिक सभ्यता का पालना कहा जाता है। 2 हमारे वेद हैं, एक तो ऋग्वेद और उसका है यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद है एक तो ऋग्वेद और दूसरा कौन सा है? यजुर्वेद। ऋग्वेद और यजुर्वेद इन दोनों वेदों के अंदर जिक्र किसका है? तो राजा कुरु की धरती जो है उसके अंदर जो है किसका जिक्र है? ऋग्वेद और यजुर्वेद दोनों के अंदर किसका जिक्र है? तो आपने याद रखना दोनों का जिक्र जो है कुरुक्षेत्र का जिक्र इसके अंदर है। भारत का एक शहर हुआ है जिसका नाम है थानेश्वर। थानेश्वर शहर जो है, थानेश्वर शहर को किसकी राजधानी कहा जाता है? ठीक है, थानेश्वर एक तो वर्धन वंश की राजधानी है, दूसरा जो है श्रीकंठ जनपद। ठीक है, श्रीकंठ जनपद की राजधानी जो है, श्रीकंठ जनपद की राजधानी जो है थानेश्वर। ठीक है, श्रीकंठ की राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी। और जो बौद्ध साहित्य जो है जितने भी, ठीक है, बौद्ध और एक जैन, बौद्ध और जैन साहित्य जो है, इन दोनों साहित्यों के अंदर जो है थानेश्वर का क्या नाम पुकारा गया? थूण नाम पुकारा गया। ठीक है, थूण। इसके अलावा थानेश्वर को जो है अशोक का पैतृक राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, अशोक का पैतृक राज्य,
अशोक का पैतृक राज्य जो है वो किसको कहा जाता है? थानेश्वर को कहा जाता है, ठीक है। और मुगलों का द्वीप भारत का किसको कहा जाता है? मुगलों का द्वीप भी भारत का जो है भाई अड़बैद नहीं जो से करा यार, मैं ओढ़ ध्यान दूं तारा कमेंट अब ध्यान देना तो बाड़ा करता हूं नहीं पढ़ना बिक जो करा क्यों करा है दोहरा तो होता तो तेरा कान पकड़वाए इधर छोरी तेरे पकड़वाए इधर जो असल तो छोरा को नहीं हो या छोरी से या ओ छोरी छोरी कौन छोरा है मलंग है अरे यू इस चक्कर में जमा रोटी लग नहीं खांदा रात ने भी इसके द्वारा मैसेज करने की सोचा तेरे वर्गा मलंग पाऊंगा लिखवा के ले ले मैंने इन छोरिया ने इतना टाइम थोड़ा है, ठीक है। तो वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। श्रीकंठ जनपद की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? यही हुआ करती थी, ठीक है। दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है। आर्य संस्कृति का प्रधान किसको कहा जाता है? तो कुरुक्षेत्र को आर्य संस्कृति का प्रधान कहा जाता है, ठीक है। आर्य संस्कृति का प्रधान। एक मेला लगा है पिहेवा मेला, ठीक है, पेहवा मेला। ये जो पेहवा मेला जो है, पेहवा मेले के अंदर क्या किया जाता है? पिंड दान करने का काम किया जाता है। और ऐसा ही पिंडदान एक बिहार के अंदर किया जाता है और जो बोध गया के अंदर है। इसलिए पिहेवा के अंदर जो है, पिहेवा को क्या बोला जाता है? पिहेवा को क्या बोला जाओ है? हरियाणा का गया किस शहर को कहा जाता है? तो हरियाणा का गया जो है वो पेवा को बोला जाता है, ठीक है। हरियाणा का गया जो है किस शहर को बोला जाता है? अरे खट्टर का गांव तो राम राम होगी भाई, राम राम, ठीक है। तो हरियाणा का गया किस शहर को बोला जाओ है? पेवा जो है, पेवा को क्या बोला जाता है? हरियाणा का गया के नाम से जो है पेवा प्रसिद्ध है, फेमस है, ठीक है। फटाफट देखो भाई, भाई मुर्गी मैं तो क्यों बनाऊंगा? जिसका जाओगे उसका कर्म फोड़ोगे, उसे की बना देगी मुर्गी। पढ़ना है कौन यार? लांबे लांबे हाथा था जब दो दो फुट के गोसे पाथे की जमाया सीधे ऊपर बिटोड़े को ऊपर चढ़ाओगे, कुछ नहीं फिर ब्याह भी इसे काम में होगा जरा गोबर में बूंदी और ते फल जो कर तो बांस आया कर फल तो बांस आओगे उड़ा, ठीक है भाई। तो कुरुक्षेत्र जो है सरस्वती मंदिर कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया जाएगा। वैदिक सभ्यता का पालना किया जाओ। कुरुक्षेत्र का जिक्र ऋग्वेद और यजुर्वेद के अंदर है। पेवा के अंदर जो है एक मेला लगा है, मेला जो है इसके अंदर पिंडदान किया जाओ। जैसे बोध गया के अंदर पिंडदान किया जाओ, तो हरियाणा का गया जो है वो किसको बोला जाता है? तो कुरुक्षेत्र को हरियाणा का सॉरी पेवा जो है, पेवा को हरियाणा का गया बोला जाओ। आर्य संस्कृति का प्रधान केंद्र किसको बोला जाता है? कुरुक्षेत्र को बोला जाता है। अशोक का पैतृक राज्य किसको बोला जाता है? थानेश्वर को कहा जाता है। और बौद्ध और जैन ग्रंथों के अंदर थानेश्वर का नाम क्या है? थूण है थानेश्वर का नाम, ठीक है। अगला प्रश्न देखो वैसे बस। उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, ये शब्द किसके है? बताओ शाबाश। उन्हें सहारों की जरूरत है और उन्हें एक सीढ़ी चाहिए, ये शब्द किस व्यक्ति के हैं? फटाफट बताइए। उन्हें सहारों की जरूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए है, ये शब्द पूछ रहे क्या किस बंदे के हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी के पाकुर बहादुर, या फिर एनजी रंगा, या फिर आर बी धुलेकर? ए गलत उत्तर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये बहुत बड़े अपने जमाने के बहुत बड़े किसान नेता हुआ करते थे। इसके अलावा भारत की संसद के लगभग 40 से 45 सालों तक ये सांसद भी रह चुके हैं। और उनका नाम कौन है? एनजी रंगा साहब, जो इन्होंने बात कही थी कि इस देश के दलितों के लिए बहुत बड़े दलित नेता हुआ करते थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद में और उसके बाद इन्होंने जो है जो शेड्यूल कास्ट के लोग जो है उनके लिए अपने घर के अंदर जो है कुआं खुदवाने का काम किया था ताकि वो पानी ले सके, ठीक है। तो उन्हें सहारों की जरूरत है, एक सीढ़ी चाहिए, शब्द किसके हैं? एनजी रंगा जो है, एनजी रंगा के शब्द है। अगला प्रश्न देखिए वैसे बस। हरियाणा में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया था? हरियाणा में प्रथम साहित्य अकादमी जो है ये पुरस्कार जो है किसको देने का काम किया गया था? प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार जल्दी जल्दी बताओ शाबाश। अशोक भाटिया, राहुल पाठक, अनूप लाठर, या फिर उपरोक्त सभी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 9 जुलाई 1970 वो तारीख है जब हरियाणा साहित्य अकादमी जो है इसका गठन किया गया था। 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन करने का काम किया गया था। पहला पुरस्कार पूछ रहा कि पहला पुरस्कार किसको देने का काम किया था? बताओ शाबाश। बिल्कुल सही है, अशोक भाटिया को किस किताब के लिए दिया गया था? किस किताब खातर दिया गया था?
कवि दयाचंद मायना पुरस्कार, कवि दयाचंद मायना पुरस्कार। रोहतक के मायना जिले के अंदर जन्म हुआ था, हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। ये किसको मिला? पहला पुरस्कार है, इसलिए ध्यान रखना है। शमशेर कौशल्या, कौशल्या है बिरानी, कौशल्या ऐसा नाम है, ठीक है। इनको दयाचंद मायना पुरस्कार के तहत हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा 2.5 लाख रुपए इनामी राशि देने का काम किया है, ठीक है। तो अशोक भाटिया जो है समुद्र का संसार, बिल्कुल सही है। इनके किताब थी, इस किताब के लिए जो है समुद्र का संसार, समुद्र का संसार नामक किताब के लिए अशोक भाटिया को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और कवि दयाचंद मायना पुरस्कार पहली बार किस व्यक्ति को दिया गया था? डानी जाटान के बारे में अपना बेरा के भाई शायद सुनिया को नहीं। तो जो है कवि दयाचंद मायना जो है शमशेर कौशल्या को पुरस्कार दिया गया है। 2.5 लाख रुपए जो है इस पुरस्कार के तहत में इनामी राशि देने का काम किया गया है। स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया? बताइए शाबाश। स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार, स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार तो ये दिया गया है श्रुति रवीश कुमार को। श्रुति रवीश कुमार को स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार देने का काम किसको किया गया है? श्रुति रवीश जो है, श्रुति रवीश को 1 लाख रुपए, सोनीपत के हैं, ठीक है, सोनीपत के रहने वाले हैं। उनको, यार निरंजन क्यों बकवास करने लग रहा है? मूल्य होगा 199 रुपया में सारे क्लास लागन लग रही, सारे चीज उरे क्यों मैंने डिस्टर्ब करने लग रहा है? हेल्पलाइन नंबर दे रखा, उनका गला बात कर ले यार। एक दिन में 5 से 6 क्लास देश का 12-12 घंटे ला देंगे तो फिर तरफ देखी कौन जाओ, ठीक है। तो विवेकानंद जो है श्रुति रवीश को मिला है 1 लाख रुपए, इसके तहत जो है इनामी राशि दी जाती है। अशोक भाटिया को समुद्र का संसार के लिए ये मिला है। 9 जुलाई 1970 को हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था। कवि दयाचंद मायना पुरस्कार शमशेर कौशल्या को मिला, कितने रुपया? 2.5 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत जो है वो इनामी राशि देने का काम किया जाता है। पहला पुरस्कार था, बस इतनी चीज आपने ध्यान रखनी है। हरियाणा की सबसे बड़ी अत्याधुनिक ITI जो है वो कहां पर बनेगी? बताइए शाबाश। हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक जो है ITI जो है वो कौन से जिले के अंदर बनेगी? बताइए शाबाश। बिल्कुल सही है, तिगांव जो है, तिगांव के अंदर हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक जो है ITI बनाने का काम हरियाणा सरकार के द्वारा तिगांव से किया जाएगा। तिगांव कौन से जिले के अंदर पड़ता है? फटाफट कमेंट करके बताइए। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारे के सारे PDF जो है अपने क्लास के तुरंत बाद कल वाले भी आज वाली दे दूंगा, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वनावरण का प्रतिशत है? बताइए शाबाश। प्रतिशत के रूप में पूछ रहे, हूं तो पूछा नहीं, भारत के कौन से राज्य के अंदर सर्वाधिक वन है? 2 चीज जरूर बनने लग रही, देखो, ठीक है। सर्वाधिक वन और प्रतिशत दोनों चीज है, ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या है कि जिस राज्य का क्षेत्रफल थोड़ा हो और वन उसके अंदर गणे हो तो वो फिर प्रतिशत के मामले में पहले नंबर पर आ जाओगा, ठीक है। अरे फरीदाबाद तो ऑप्शन में कौन आ रहा है? अच्छा, पिछला का बताओगे, तिगांव का। बताइए शाबाश। तो भारत के कौन से राज्य के अंदर वनों का प्रतिशत अधिक है? ये बात पूछ रखी है, बताओ शाबाश। वनों का प्रतिशत अधिक है। सबसे पहला है मिजोरम, मिजोरम। नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश। तीसरा मेघालय, तीसरा मेघालय, ठीक है। ये 3 राज्य हैं जो प्रतिशत के मामले में सबसे थोड़ा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ठीक है। तो 3 राज्य हैं, तीनों आपने ध्यान रखना है। मिजोरम में सबसे कम है प्रतिशत का मामला के अंदर, उसके बाद नंबर 2 किसका आ जाओ? अरुणाचल प्रदेश का आ जाओ है। नंबर 3 किसका आ जाओ है? तो मेघालय जो है, मेघालय के अंदर आ जाओ, ठीक है। सर्वाधिक वनों की अगर मैं बात करूं तो भारत के अंदर कौन से राज्य के अंदर, सीधा डायरेक्ट पूछ ले, तो सर्वाधिक वन भारत के मध्य प्रदेश के अंदर है। प्रतिशत में सबसे ज्यादा लगभग 84% जो वन जो है वो कड़ा है, तो मिजोरम के अंदर है। भारत के वन, 2-3 चीज आपने ध्यान रखनी है। भारत के वन, भारत के पर्यावरण और भारत के जलवायु, जलवायु, ये तीनों जो है मंत्रालय एक ही बंदे के पास है, और उस आदमी का नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। और भूपेंद्र यादव जो है, अपने एक और बात याद रखनी है, यादव हरियाणा के गुरुग्राम जिले से संबंध रखते हैं, हरियाणा के गुड़गांव जिले से संबंध रखते हैं, ठीक है। केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव हरियाणा के गुड़गांव जिले से संबंध रखते हैं। सप्तक गणे वन पूछ ले तो याद रखना, ठीक है। सप्तक गणे वन पूछ ले तो मध्य प्रदेश के अंदर है। प्रतिशत का मामला में सप्तक गणे वन पूछ ले तो पहले मिजोरम,
उसके बाद नंबर 2 अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मेघालय, क्योंकि इनका क्षेत्रफल थोड़ा है, पहाड़ी एरिया है, वनूरत ज्यादा है, यह चीज आपने ध्यान रखना, ठीक है। और सबसे ज्यादा वन कड़ा है तो याद रखना सप्तगढ़ गण वन मध्य प्रदेश के अंदर। वन पर्यावरण जलवायु मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव, हरियाणा के गुड़गांव से संबंध रखते हैं, ये राज्यसभा के सांसद हैं, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों का दल था? बहुत बड़ी फक्र की बात है हरियाणा प्रदेश के लिए कि खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, ठीक है, हाँ वृद्धि आंध्र प्रदेश में है शायद, भाई कंफर्म नहीं हूं मैं, ठीक है, शायद आंध्र प्रदेश में होगी। प्रतिशत का मामला में अधिक पूछ रहे क्या भाई, कम थोड़ा पूछ रहे क्या है? तो हरियाणा के कितने दल ने जो है खेलो इंडिया यूथ गेम जो इसके अंदर भाग लेने का काम किया था? पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर जो है 4 जून को जो है इन खेलों का शुभारंभ हुआ था। शुभारंभ करने का काम किसने किया था? भारत के पहला सहकारिता मंत्री, भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री, भारत के वर्तमान के गृह मंत्री कौन है? भारत के वर्तमान के गृह मंत्री अमित शाह जो है, अमित शाह के द्वारा जो है इनका उद्घाटन करने का काम पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर किया गया था 4 जून को। 528 खिलाड़ी जो थे हरियाणा प्रदेश से, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 528 खिलाड़ी जो थे इन्होंने भाग लेने का काम किया था। सर्वाधिक सबसे ज्यादा पदक जीत करके हरियाणा प्रदेश जो है वो नंबर 1 बना है। 137 पदक हरियाणा प्रदेश ने जीतने का काम किया है, ठीक है। 137 पदक कितने जीते हैं? 137 पदक, ठीक है। 52, 39, 46 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ये अलग अलग आंकड़ा अपना ध्यान रखना है। 9 और 15, 2 17 हो गए, 137, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 137 पदक जो है वो कितने पदक जीतने का काम किया? तो टोटल 137 पदक जो है खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर हरियाणा प्रदेश ने जीतने का काम किया है। पहले नंबर पर रहा है, दूसरे नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा? तो दूसरे नंबर के ऊपर महाराष्ट्र राज्य रहा है। तीसरे नंबर के ऊपर कौन सा राज्य रहा है? तो कर्नाटक राज्य जो है, कर्नाटक राज्य तीसरे नंबर के ऊपर खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर रहा, ठीक है। 52, 39, 46, ठीक है। 52, 39, 40 बोलो, गलत गलत याद हो जाओगा। 52, 39, 40, 52, 39, 40, 52, 39, 40, ठीक है। 52, 39, 40, 52, 39, 40, 52, 39, 40। अब ये जो है जिस तरह ओलंपिक के अंदर जब हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी मेडल लेके आने का काम करते हैं तो उनको 6 करोड़ रुपए गोल्ड को मिलते हैं, 4 करोड़ रुपए रजत पदक और 2.5 करोड़ रुपए कांस्य के अंदर मिलते हैं। अभी हरियाणा सरकार ने इस राशि को ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम जो है इनके अंदर जो राशि जो मिली थी उस राशि को बढ़ाने का काम कर दिया है। इसके अंदर कितनी है? 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए मिलेगा गोल्ड मेडल जीतने के ऊपर। 39 यानी सिल्वर मेडल जीतने के ऊपर कितने हैं? 60,000 रुपए मिलेंगे। और जो ब्रॉन्ज मेडल जो है, ब्रॉन्ज मेडल के ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा 40,000 रुपए देने का काम किया गया है। तो तीनों की राशि आपने याद रखनी है, ठीक है। जिद्दी ब्राह्मण सही उत्तर है। सबसे पहले गोल्ड मेडल की 1 लाख रुपए, सिल्वर मेडल यानी रजत पदक के 60,000, फिर 40, 1 60 40, 1 60 40, ठीक है। 1 60 40 ये चीज आपने ध्यान रखना, ठीक है। 1 60 और 40 इतने रुपए इसके तहत दिए जाते हैं। नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 कर्नाटका राज्य रहा था। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा पदक हरियाणा प्रदेश ने कौन से खेल में जीतने का काम किया? तो याद रखना है सर्वाधिक पदक जो है हरियाणा प्रदेश ने किस खेल के अंदर जीते हैं? तो आपने याद रखना है कुश्ती जो है, कुश्ती के अंदर हरियाणा ने सर्वाधिक पदक शायद 38 है, 38 पदक जीतने का काम किया कुश्ती के अंदर सबसे गणे, ठीक है। तो टोटल जो है 528 खिलाड़ियों ने भाग लेने का काम किया था। मेडल कितने हैं? 137 आए हैं। 52 गोल्ड मेडल है, 39 सिल्वर है, 40 है, ठीक है। 523 940 ये कोड हो गया। 523 940 याद रख लियो, ठीक है। 38 होंगे, 39 है कुश्ती में, 38 होंगे शायद, ठीक है। नंबर 2 पर बॉक्सिंग में आए हैं। तो 4 जून को उद्घाटन किसके द्वारा? गृह मंत्री के द्वारा कराया गया था। अमित शाह सहकारिता मंत्री भी भारत के वो हैं। तो पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर खेलो इंडिया स्कूल गेम हुआ करता था, इन्हीं का नाम बदल करके खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया गया है। 2018 के अंदर इनका पहला संस्करण दिल्ली के अंदर हुआ था और वो भी भारत हरियाणा ने जीतने का काम किया था। हैदराबाद के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की कमान किसको सौंपी गई थी? ठीक है, हैदराबाद के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई की कमान किसको सौंपने का काम किया गया था? जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए थे तो उन्होंने भारत की जो 565 देशी रियासतें हुआ करती थी, ले भाई एक अंकल जी नु कह रहे हैं रोज क्लास लिया करो कड़े पूरा गल सूख लिया भगत नु का, रोज क्लास लिया करो जी भाई। बेटा 1 हफ्ता हो गया कम से कम भी। अंग्रेजों ने एक
वचन दिया था, एक तरह से एक रूल दिया था कि भारत के जो देशी रियासतें वो 3 काम कर सकते हैं। पहला काम ये था कि आप अपने राज्य का भारत संघ के अंदर विलय कर लीजिए, या फिर आप अपने राज्य का पाकिस्तान में विलय कर लीजिए, या आप ना तो भारत के साथ जाना चाहते ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते, आप अपने राज्य को एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में घोषित कर सकते हैं। और उस साल में भारत की बहुत सारे रियासतें थी और सबसे महत्वपूर्ण रियासत उसके अंदर कौन सी थी? सबसे महत्वपूर्ण रियासत उसके अंदर भारत की हैदराबाद रियासत थी, जो वर्तमान में तेलंगाना राज्य की राजधानी है। अब उरे का जो नवाब जो था, याद रखना आपने, नवाब जो था फरगना के शासक हुआ करते थे, उन्हीं का खानदान यानी मुगलिया रियासत का ये नवाब था। और ये नवाब जो था नाटक था कि मैं अपने जो विरासत जो है इसका अलग देश बनाऊंगा। पाकिस्तान से उसको बहुत सारी सहायता मिल रही थी। जवाहरलाल नेहरू उसको शांति के मुद्दे के ऊपर सुलझाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल इस मामले में पेशेंस नहीं रखना चाहते थे। और जब जवाहरलाल नेहरू रूस की यात्रा के ऊपर गए हुए थे तो तारीख थी 13 सितंबर 1948 को क्या किया? एक सैन्य कार्रवाई के द्वारा। लेकिन आपने ध्यान रखना है, सैन्य कार्रवाई के द्वारा नहीं, उसको एक नाम दिया गया था, पुलिस एक्शन दिया गया था नाम, ठीक है? पुलिस एक्शन, क्या नाम दिया गया था? पुलिस एक्शन उसको नाम दिया गया था। लेकिन वो सैन्य कार्रवाई थी। अगर मान लिया सैन्य कार्रवाई आप पे कंधे तो फिर क्या हो जाता? दूसरे देश जो थे कि भारत ने किसी दूसरे देश के ऊपर आक्रमण कर दिया, क्योंकि हैदराबाद तब तक भारत का आधिकारिक रूप से हिस्सा नहीं था, भारत संघ के अंदर विलय नहीं था, इसलिए पुलिस एक्शन इसको नाम दिया गया था। और उसके तहत जो है 13 सितंबर को जो है भारत की जो आर्मी जो है उसने हैदराबाद को चारों ओर से घेर लिया और लगभग 5 दिनों तक कार्रवाई चली थी। अंततः 18 सितंबर की बात है, 18 सितंबर 1948 को जो है हैदराबाद का जो कमांडर था उसने समर्पण करने का काम कर दिया। हैदराबाद जो है, खास तौर पर एक चीज आपने ध्यान रखनी है, हैदराबाद का राजा मुस्लिम था, लेकिन प्रजा जो थी लगभग हिंदू प्रजा थी, 70 से 80%। लेकिन वहां का निजाम जो था, जो सेना जो थी, सेना में मुस्लिम रखे जाते थे ज्यादातर सारे के सारे। और वो जो मुस्लिम जो सैनिक हुआ करते थे, उन सैनिकों का नाम था रज्जाकार, ठीक है? यानी हैदराबाद के निजाम की सेना का नाम क्या था? रज्जाकार, उसकी सैनिकों का नाम हुआ करता था। और इसके बाद जो इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो JN चौधरी थे, जिन्होंने नेतृत्व करने का काम किया था, ठीक है? JN चौधरी ने नेतृत्व किया था। 5 दिन तक ये संघर्ष चला था। और वो ऑपरेशन कौन सा था? ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो है हैदराबाद रियासत का भारत संघ के अंदर विलय करने का काम किया था, ठीक है? ऑपरेशन पोलो। जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर पूरी की पूरी जो है PDF आपने देने का काम कर दूंगा, ठीक है? अभी आपने क्लास के तुरंत बाद जो है PDF मिल जाओगी। और इसके अलावा जो है जो MCQs की सीरीज है, लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछूंगा, उसके अंदर करंट अफेयर के, उसका भी जिक्र इसी के अंदर होगा, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए, लाल चेस्टनट मृदा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत इजी प्रश्न है, बताइए सब कौन से जिले के अंदर पाई जाती है? धरातल के आधार पर हरियाणा प्रदेश की मिट्टी जो है धरातलीय आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहाड़ी मिट्टी, नंबर 2 मैदानी भाग की मिट्टी, नंबर 3 रेतीली मिट्टी, ठीक है? रेतीली मिट्टी। तो धरातलीय आधार पर हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को 3 भागों में बांटा है। कौन सी होगी? पहाड़ी मिट्टी, मैदानी मिट्टी और तीसरी कौन सी होगी? रेतीली मिट्टी होगी, ठीक है? इसके अलावा बात करूं तो मैं भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक और रासायनिक गुण जो है, भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर, भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को कितने भागों में बांटा? तो याद रखना आपने 6 भागों में बांटने का काम किया है। धरातल के आधार पर 3 बार और भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा? 6 भागों में बांटने का काम किया गया है, ठीक है? सर दोमट मृदा कौन सी फसलों के लिए उपयोगी होती है? दोमट की अगर मैं बात करूं तो चावल इसके अंदर हो सकता है, गन्ना इसके अंदर हो सकता है, गेहूं इसके अंदर हो सकता है, ठीक है? चावल, गन्ना और गेहूं के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है। और हरियाणा प्रदेश का जो जींद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, सोनीपत है, इन इलाकों के अंदर जो है दोमट मिट्टी खास तौर पर पाई जाती है, ठीक है? इसके अलावा बात करूं तो मैं फतेहाबाद के अंदर, फतेहाबाद और थानेश्वर के अंदर जो है, फतेहाबाद और थानेश्वर जो है, इसके अंदर जो है सोलर नाम की एक कठोर चीका पाई जाओ, ठीक है? सोलर नाम की कठोर चीका फतेहाबाद और थानेश्वर के अंदर पाई जाओ है। तो 3 चीजें याद रखनी, धरातल के आधार पर हरियाणा प्रदेश की माटी को 3 भागों के अंदर, भाई काली मिट्टी ना हो तो फिर कट जाओगे, 3 आधार पर, ठीक है? इसके अलावा पहाड़ी मिट्टी, मैदानी और रेतीली, फतेहाबाद और थानेश्वर के अंदर जो है सोलर नाम की कठोर चीका पाई जाती है। रासायनिक गुणों के आधार पर हरियाणा प्रदेश की मिट्टी को 6 भागों में बांटने का काम किया गया है। और लाल चेस्टनट मिट्टी जो है वो हरियाणा के अंदर कड़ा पाई जाओ तो आपने याद रखना हरियाणा के
तो यमुनानगर इलाका जो है, यमुनानगर इलाके के अंदर जो है लाल चेस्टनट मिट्टी यमुनानगर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, शाह निजाम का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? शाह निजाम का मकबरा बताइए साहब, शाह निजाम का मकबरा जो हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? वो जिला महेंद्रगढ़ है, वो जिला नारनौल है, वो जिला कैथल है, या फिर वो जिला पानीपत है? बताइए साहब, शाह निजाम निजमा का मकबरा। पानीपत, पानीपत लगभग बच्चों का पानीपत ऑप्शन आ रहा है, फटाफट बताइए शाबाश। मीरा साहेब का मकबरा, मीरा साहेब मकबरा 40 हाफिज का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम लोधी का मकबरा। बताओ चारों मकबरे कड़े शाबाश। नारनौल बावड़ियों का शहर, बिल्कुल सही है, बताओ शाबाश। चारों के चार मकबरे बताइए शाबाश। ख्वाजा पीर का मकबरा, बताओ शाबाश। ख्वाजा पीर का मकबरा, ये सारे के सारे मकबरे फटाफट कमेंट करके बताओ कड़ा है। हटाइए रे। बताओ शाबाश, मीरा साहिब का मकबरा हरियाणा के करनाल के अंदर है। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा के हिसार जिले के अंदर है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल के अंदर है। और इब्राहिम लोधी का मकबरा हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? तो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर है। ख्वाजा पीर वाला मकबरा कड़ा है तो हरियाणा का सिरसा जिले के अंदर है। शाह निजमा का मकबरा कहां पर है? तो ये हरियाणा के नारनौल के अंदर। नारनौल नहीं आओगा? नारनौल को नहीं आवा है? क्या काम है जी इनका? नास्तिक भाई, जब कोई हिंदू संत अगर अपनी समाधि लेता है तो उसकी समाधि जैसे राजा हेमू की समाधि है, अगर कोई मुसलमान समाधि लेता है तो उसको, उस जगह को मकबरा बोला जाता है। ठीक है, तो हरियाणा के नारनौल के अंदर शाह निजमा का मकबरा, इसके अलावा ख्वाजा पीर का सिरसा, मीरा साहिब का करनाल, 40 हाफिज का हिसार, इब्राहिम सूरी का नारनौल और इब्राहिम लोधी का मकबरा खड़ा पड़ा है। तो हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर जो है ये मकबरा है। ठीक है, सर्वाधिक मकबरे हरियाणा के अंदर खड़ा है तो याद रखना है, तो तावड़ू, तावड़ू जो है, तावड़ू के अंदर जो है सर्वाधिक मकबरे जो है खड़ा है। तावड़ू के अंदर जो है, मेवात के अंदर जो है सर्वाधिक मकबरे जो है। ये जो शुभ शेर क्या है जो रोज क्लास नहीं लेते, इस तरह कमेंट करे, इसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए अभी। ठीक है, योद्धे गणराज्य, जब भारत के अंदर जो था मौर्य वंश खत्म हुआ था, तो मौर्य वंश के खत्म के बाद में गणराज्य अस्तित्व के अंदर आए थे, उनका नाम योद्धे था। कल की क्लास आप रिपीट करके देख लीजिए, उसमें आपको सारी की सारी मिल जाएगी। ठीक है, सारी की सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। संकल्प स्मारक का उद्घाटन जो है कहां पर करने का काम किया गया? संकल्प स्मारक, संकल्प स्मारक जो है नई दिल्ली के अंदर, या फिर अंडमान निकोबार के अंदर, या फिर अहमदाबाद के अंदर, या फिर रांची के अंदर? बताइए शहबाज, कल वाली क्लास में आपको मिल जाए। शाह विलायती का मकबरा भी सही है। संकल्प बताइए शहबाज, किसको समर्पित किया गया संकल्प को? फटाफट बताइए शहबाज। 2-3 चीज याद रखनी है। संकल्प स्मारक जो है इसको समर्पित करने का काम किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर आए थे, तो तब उसी की याद के अंदर जो है भारत सरकार ने जो है 30 दिसंबर, वो तारीख थी 30 दिसंबर 1943 को, पोर्ट ब्लेयर के अंदर पहली बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो है तिरंगा फहराने का काम किया था। और उन्हीं की याद के अंदर जो है अंडमान निकोबार के अंदर जो है संकल्प स्मारक का उद्घाटन किया गया है। याद रखना, संकल्प स्मारक जो है किसको समर्पित है? तो ये किसको समर्पित है? ध्यान रखना आपने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या है ये समर्पित है। हरियाणा के किस जिले की रहने वाली मनीषा पायल ने हिमालय की फ्रेंडशिप पीक को फतेह करने का काम किया है? मनीषा पायल का जिला पूछ क्या है, इसने क्या किया है? माउंट एवरेस्ट की फ्रेंडशिप पीक को फतेह करने का काम किया है।
उस लड़की का नाम मनीषा पायल है, ठीक है, मनीषा पायल। और फटाफट बताइए कि मनीषा पायल हरियाणा के कौन से जिले से संबंध रखते हैं, फटाफट बताइएगा। मनीषा पायल, मनीषा पायल का जिला पूछ रहे क्या, फटाफट बताइए मनीषा पायल का जिला, जल्दी बताइए शाबाश। कोई नहीं भाई, काला बैर जा रहा है, मैंने देखने दे, मैं कर दूंगा ब्लॉग, उसने मिल गया तो ऊपर चला गया। ये बताइए कौन सा बकवास करा, उसको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाए, नाम लिख के भेज दियो। बिल्कुल हरियाणा के फतेहाबाद जिले की बेटी है, ठीक है, मनीषा पायल। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए मुआवजा पुनर्वास एक्ट कब पारित किया था? भाई एक तो थोड़ी सी एक चीज कहूंगा, बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके ये कमेंट आवा कि सर क्लास जो है सारी की सारी देख लें, बाद में रिकॉर्डिंग का पूरा देखने का टाइम कौन मिलता। तो वो चीज आपने याद रखनी, अपनी जो क्लास जो है अब या सोमवार से शुक्रवार रहा करेगी, ठीक है, 2 दिन में रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक क्लास रहा करेगी। सैटरडे संडे जो है दोनों दिन अपनी 8 बजे वाली क्लास ऑफ रहा करेगी, ठीक है, सोमवार से शुक्रवार तक रहोगे। उन 2 दिनों में क्या करूंगा, जो व्यक्ति विशेष की स्टोरी है वो डालने का काम करूंगा, सारे के सारे जो व्यक्ति विशेष, चौधरी देवीलाल, बंसीलाल, जितने व्यक्ति विशेष है उनके बारे में सारे के सारे। तो क्लास सोमवार से शुक्रवार 8 बजे तक रहा करेगी। जब आपकी डेट आ जाओगे एग्जाम की तो फिर सुबह भी शाम दोनों टाइम क्लास शुरू कर दूंगा, डेट आओगी जब, ठीक है। राजकीय नृत्य हरियाणा प्रदेश का सांग है भाई, नीरज तक, ठीक है। तो मुआवजा पुनर्वास एक्ट जो है वो 1954 के अंदर स्थापित किया, पारित किया गया था, ठीक है। मुआवजा पुनर्वास एक्ट जो है वो 1954 जो है 1954 के अंदर जो है इसको एक्ट करने का काम किया गया था, इसको मुआवजा पुनर्वास एक्ट। सबसे महत्वपूर्ण 2-3 चीज बताता हूं, शायद आज से पहले आपने बिल्कुल इस चीज को नहीं पढ़ा होगा। एक भारत का एक शहर है, देखो हरियाणा से संबंध रखता है, शरणार्थियों के लिए बसाया गया भारत का पहला शहर कौन सा है? शरणार्थियों के लिए बसाया गया भारत का पहला शहर, शरणार्थियों के लिए बसाया गया भारत का पहला शहर, वो पहला शहर कौन सा था? तो याद रखना आपने, वो पहला शहर फरीदाबाद था। फरीदाबाद में वर्तमान के अंदर जो NIT वाली जगह जो है, इस जगह के आसपास जो है शरणार्थियों को ठहराने का काम किया गया था, ठीक है, याद रखना आपने, ठीक है। तो पहला शहर कौन सा बनाया गया था शरणार्थियों के लिए? पहला शहर फरीदाबाद बसाया गया था, पहला शहर। आपने कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के बारे में पढ़ा होगा, 1968 में, 1968 से लेकर के 1990 तक कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन है तो या कमेंट करके बताइए, ठीक है। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन है? 1949 वो साल था कि साल 1949 के अंदर जो है फरीदाबाद विकास बोर्ड की स्थापना करने का काम किया था, ठीक है। फरीदाबाद विकास बोर्ड, फरीदाबाद विकास बोर्ड की स्थापना जो है वो कब करी गई थी? तो याद रखना, फरीदाबाद विकास बोर्ड की स्थापना 1949 के अंदर की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे बाद में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो, राजेंद्र प्रसाद इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। JLN जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके विशेष आमंत्रित सदस्य थे। कुल 24 बैठक फरीदाबाद विकास बोर्ड की हुई थी, और जो 24 बैठक जो थी उन 24 बैठकों में से जवाहरलाल नेहरू जो थे वो 21 बैठकों के अंदर शामिल हुए थे, यानी इतना संजीदगी के साथ इस मामले को लिया था, याद हो जाएगी। तो 24 में से 21 बैठक जो थी उनको लेने का काम किया था। कारोबारी सुगमता में हरियाणा का नंबर बताओ कितना है? कारोबार सुगमता, कारोबार सुगमता के अंदर हरियाणा का नंबर कितना नंबर है? हरियाणा का कारोबार सुगमता के अंदर। इसके अलावा आधार नामांकन के अंदर हरियाणा का स्थान बताओ कौन सा है? आधार नामांकन, आधार नामांकन में हरियाणा का स्थान कौन से नंबर के ऊपर है? आधार नामांकन के अंदर बताइए शहबाज। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य के अंदर हरियाणा का स्थान, सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य जिसको SDG इंडेक्स आप बोला तो याद रखना, सतत विकास लक्ष्य में पहला है। आधार नामांकन में हरियाणा प्रदेश का पहला स्थान है। कारोबारी सुगमता के अंदर हरियाणा प्रदेश का तीसरा स्थान है, ठीक है। कारोबारी सुगमता के अंदर हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है कारोबारी सुगमता के अंदर। शरणार्थियों के लिए बसाया गया भारत का पहला शहर फरीदाबाद है। फरीदाबाद विकास बोर्ड की स्थापना 1949, पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इसके आमंत्रित सदस्य हुआ करते थे, विशेष आमंत्रित सदस्य।
भाई दिल्ली पुलिस का स्पेशल जो है हेड कांस्टेबल का बैच आज भी 299 रुपए के अंदर लाइव है। ये सारे मास्टर जो है लाइव आपने पढ़ाऊंगे, ठीक है, सिर्फ 299 रुपए फीस है। सीटी का प्रैक्टिस बैच जो कर मैं पढ़ाने लग रहा हूँ 9-14 मास्टर लाइव पढ़ाऊंगे, 199 रुपए आज भी इसकी फीस है। जो सा बैच चाहिए उसे पोस्टर पर क्लिक कर दियो, बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, लिसो ऐप डाउनलोड करना है, LISO। बाबा भूमन शाह का मेला हरियाणा के अंदर कहां पर लगता है? बाबा भूमन शाह मेला, ठीक है, बाबा भूमन शाह मेला जो है वो हरियाणा के अंदर जो है कौन सी जगह के ऊपर लगता है? बाबा भूमन शाह का मेला, बताइए शाबाश फटाफट। बाबा भूमन शाह का मेला, एक मेला लगता है रामदेव मेला, एक मेला लगता है बाबा सरसाई नाथ का मेला। ये दोनों मेले और भूमन शाह का मेला हरियाणा के कौन से जिले के अंदर लगा है? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर लगा है। चरखी दादरी के अंदर एक मेला लगा है इमलोटा का मेला, ठीक है, इमलोटा मेला हरियाणा के कौन सी जगह के ऊपर लगा है? चरखी दादरी के अंदर लगा है। महेंद्रगढ़ के अंदर आप सभी ने पता है ढोसी मेला है। कुरुक्षेत्र के अंदर आपने पता है पेवा मेला है, सरस मेला है। हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो है कौन सा है? सूर्य ग्रहण मेला जो है हरियाणा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। मारकंडा मेला, सरस मेला, ये सारे के सारे खड़ा है तो सारे के सारे कुरुक्षेत्र के अंदर। इमलोटा मेला चरखी दादरी, रामदेव सरसाईनाथ भूमन शाह का मेला हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर लगा है। बबैन एक गांव है, बबैन जो जगह है वो कौन से जिले के अंतर्गत आता है? बबैन जो है रोहतक, पंचकुला, गुड़गांव या फिर कुरुक्षेत्र, बताइए शाबाश, बताइए शाबाश। बबैन जो है हरियाणा के कौन से जिले के अंतर्गत आता है? बिल्कुल सोनिया यादव सबसे पहले उत्तर दिया है। कुरुक्षेत्र जिला जो है बबैन किस जिले के अंतर्गत आता है? तो याद रखना है बबैन जो है वो कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। हरियाणा के किस स्थान को मुगल द्वीप कहा जाता है? मुगलों का द्वीप किस स्थान को कहा जाता है? थानेश्वर, नारनौल या फिर कैथल या फिर पानीपत, ठीक है। इस स्थान को बार बार जिक्र कर चुका हूं, दूसरी बार रिपीट करने लग रहा हूं। बौद्ध, जैन और जो बौद्ध साहित्य जो है, ठीक है, जैन और बौद्ध साहित्य के अंदर, जैन और बौद्ध साहित्य के अंदर इस स्थान को किस नाम से पुकारा गया है? तो इस स्थान को थूण के नाम से पुकारा गया, ठीक है। जैन और बौद्ध साहित्य के अंदर इसको क्या कहा है? थूण इस स्थान को कहा है। अशोक का पैतृक राज्य भी इसको कहा है, ठीक है, अशोक का पैतृक राज्य, अशोक का पैतृक राज्य भी इसी स्थान को कहा है। इसके अलावा श्रीकंठ जनपद जो है, श्रीकंठ जनपद की राजधानी भी इसी स्थान को कहा है, ठीक है। श्रीकंठ जनपद की राजधानी भी थानेश्वर को ही कहा गया, ठीक है। तो मुगल द्वीप के नाम से किसको जाना जाता है? तो हरियाणा का थानेश्वर शहर जो है, थानेश्वर शहर को किस रूप में जाना जाता है? तो मुगल द्वीप के रूप में हरियाणा के थानेश्वर शहर जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। हरियाणा में ईगल ऑफ माउंटेन के नाम से किसको जाना जाता है? ईगल बाज बूझने कंधे हो गए। तो हरियाणा के अंदर जो है ईगल, भाई इंडिया लेवल के होंगे गोविंदा नैन उसमें, क्योंकि सेंटर का पेपर है वो, ठीक है। कब है उसका पेपर है गोविंदा? हरियाणा में ईगल ऑफ माउंटेन जो है इसको किसको इस नाम से जाना जाता है? अनीता कुंडू, शिवांगी पाठक, नरेंद्र सिंह या फिर संतोष यादव। अनीता कुंडू हरियाणा के हिसार जिले के फरीदपुर गांव के रहने वाले, ठीक है, और वर्तमान समय में हरियाणा पुलिस के अंदर DSP के पद के ऊपर तैनात है। शिवांगी पाठक जो है ये भी हरियाणा के हिसार जिले की रहने वाली है। मात्र 17 साल 16-17 साल की उम्र में इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया था। इसलिए शिवांगी पाठक जो आपने याद रखना है, सबसे कम उम्र के अंदर जो है इसने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का काम किया था। इसलिए हरियाणा प्रदेश की क्या कहा जाता है? इसको ईगल ऑफ द माउंटेन कहा जाता है, ठीक है। ईगल ऑफ द माउंटेन किसको कहा जाता है? शिवांगी पाठक को ईगल ऑफ द माउंटेन कहा जाता है। याद हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र में चढ़ने वाली खिलाड़ी कौन है? यही है जो माउंट एवरेस्ट में सबसे कम उम्र में चढ़ी थी, शिवांगी पाठक। रामकिशन व्यास का संबंध किस क्षेत्र से? फटाफट बताइए। रामकिशन व्यास जो है हरियाणा के नारनौंद जो है, नारनौंद के अंदर जो है रामकिशन व्यास का जन्म हुआ था। अरे शर्म तो कोनी, लगभग 850-900 बालक लाइव देखने लग रहे हैं और लाइक सिर्फ 600 ने कर रखा है, सिर्फ 600 बालक का ना। बताओ शाबाश। रामकिशन व्यास जो है, रामकिशन व्यास का संबंध किससे है? रामकिशन व्यास कवि तो है ही है, याद रखना। उनका संबंध किससे था? स्वांग से था। हरियाणा प्रदेश के प्रमुख सांगी थे। 1206 के अंदर जो है पंडित बिहारी लाल, इनके द्वारा जो है सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के अंदर रेवाड़ी से सांगों की शुरुआत करने का काम किया गया था, ठीक है। अगर नो पूछे कि किस मुगल बादशाह ने सांगों के ऊपर प्रतिबंध लगाने का काम किया था, तो औरंगजेब वो मुगल बादशाह था
जिसने सांग जो थे सांगों के ऊपर क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने सांगों के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। बाद में आज हम जिस कृष्णलाल भाट को जब हम सांगों के रूप में याद करने का काम करते हैं, तो वो 2-3 बंदे हुआ करते थे। बाल मुकुंद एक सांगी हुआ करता था, बाल मुकुंद के बाद में शिव कुमार, और शिव कुमार के बाद में एक शिष्य हुए कृष्णलाल भाट। उसी को जो है सांगों का पिता हरियाणा प्रदेश के अंदर कहा जाता है। एपी चोपड़ा पीडीएफ 2 दिन की रह रही है, दे दूंगा बेटा, गड़बड़ ना ले, भड़क ना ले। तो रामकिशन व्यास का संबंध किससे है, तो याद रखना सांगों से रामकिशन व्यास का संबंध है। प्रीति, दिल्ली पुलिस का आपको थ्योरी बैच है, एमसीक्यू बैच नहीं मिलेगा आपको। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में हरियाणा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किसने जीत हासिल करने का काम किया है? अजय माकन जो थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन कांग्रेस के उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए थे। कार्तिकेय शर्मा जो है ये बिल्कुल सही है, निर्दलीय उम्मीदवार थे। इसको समर्थन हासिल किसका है? बीजेपी का, और साथ में किसका है? जेजेपी का। दोनों पार्टियों का समर्थन हासिल है। कृष्णलाल पवार अभी हाल ही में बीजेपी से संबंध रखते हैं और हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस से संबंध रखते हैं और अभी हाल ही में राजस्थान राज्य जो है, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं रणदीप सुरजेवाला। ठीक है, तो 3 इनमें से चुने गए हैं, बीजेपी के कृष्णलाल पवार, निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा जो हरियाणा के अंबाला जिले से संबंध रखते हैं। इनकी मां जो है वो अंबाला जिले की मेयर है, शायद शक्ति रानी, पता नहीं इस तरह का कुछ नाम है। ठीक है, इनकी मां जो है शक्ति रानी अंबाला की मेयर है। कार्तिकेय जो है इनके बेटे अभी बीजेपी जेजेपी के सहयोग से वो राज्यसभा के एमपी बने हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला राजस्थान से बने हैं, कृष्णलाल पवार हरियाणा से बने हैं। अजय माकन जो था वो अजय माकन जो थे हार गए थे। ठीक है, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन किस राज्य के अंदर किया गया है? बताइए शाबाश, भारत के पहले घास संरक्षण केंद्र जो है, घास संरक्षण केंद्र का उद्घाटन जो है वो कहां पर हाल ही में किया गया है? बताओ शाबाश। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, नीरज सहल, स्वीटी, जम्मू और कश्मीर। लाइव क्लास सोमवार से शुक्रवार तक चला करेगी। ठीक है, जब तक कैपेसिटी रहोगी तब तक ले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बताओगे शाबाश। जींद तो ऑप्शन में को नहीं रहा भगत। उत्तराखंड राज्य के अंदर। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में हरियाणा ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया है? 52, 39, 46। ठीक है, 52 गोल्ड, 39 रजत, 46 कांस्य पदक। टोटल कितने हो गए? 137 पदक हरियाणा प्रदेश ने जीतने का काम किया। ठीक है, कितने पदक जीते? 137 पदक जीतने का काम किया। ठीक है, 4 जून वो तारीख थी, 4 जून से लेकर के 13 जून तक इनका आयोजन हुआ है। 4 जून से लेकर के 13 जून तक। हरियाणा का पंचकुला जिला, शाहबाद, चंडीगढ़ और कुछ खेलों का आयोजन दिल्ली के अंदर हुआ है। ये 3-4 जगह थी जिनके ऊपर खेलों का आयोजन हुआ था। ठीक है, ये 2-3 जगह थी। ये जगह जो आपने याद रखनी है। पहला गोल्ड किसने जीता है? पहला गोल्ड काजोल नाम के खिलाड़ी है, महाराष्ट्र की है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 के अंदर प्रथम गोल्ड मेडल जीतने का काम किसने किया? तो काजोल नाम की लड़की जो है इसने क्या किया है? पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। ठीक है, पहला गोल्ड इसी ने जीता है। 5 नए खेल जो है, 5 नए खेलों को इसमें शामिल किया गया है। योग है, गतका है, थांगटा है, मलखंब है, कलरी पट है, इस तरह का कोई नाम है। 5 हो गए, योग, गंतका, थांगटा, मलखंब और कलरी पट, शायद ऐसा नाम है। तो ये 5 गेम है। इन 5 गेमों को क्या किया? शामिल करने का काम किया गया है। एत्तू मंडल, सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कोई आपसे पूछो तो उसका नाम कौन सा है? एत्तू मंडल। एत्तू मंडल जो है शायद 8 साल की छोरी है। तो सबसे कम एज के खिलाड़ी इनके अंदर कौन सी थी? एत्तू मंडल थी। ठीक है, आपने ध्यान रखना केवल 18 वर्ष तक के बच्चे जो हैं, 18 वर्ष तक के। भाई ऑप्शन नहीं है इसमें। खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा ने कुल कितने गोल्ड लेकर के अंकल जी? सर मेरी सिस्टर ने भी गोल्ड जीता है, मंगल सिंह कह रहे। तो बहुत बहुत बधाई हो बेटा आपको।
ठीक है, बताओ शाबाश। पुराण पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 के अंदर हुआ, सॉरी 2018 के अंदर दिल्ली के अंदर पहला संस्करण हुआ था। पहले इनका नाम क्या था? खेलो खेलो इंडिया स्कूल गेम था, बाद में इनका नाम बदल करके खेलो इंडिया गेम कर दिया गया था। पहला संस्करण इनका दिल्ली के अंदर 2018 में हुआ था। और पहली बार किसने जीता था? हरियाणा प्रदेश जो था, हरियाणा प्रदेश ने जीतने का काम किया था। याद हो जाएगा, पहली बार किसने जीता था? हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या था। और ये कौन सा संस्करण था याद रखना है, तो ये चौथा संस्करण था, चौथा, ठीक है, चौथा। और जो पांचवा संस्करण जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का, वो कड़ा होगा। तो पांचवा जो था वो भोपाल मध्य प्रदेश जो है पांचवें, इसकी राजधानी, उसकी मेजबानी कौन करेगा? भोपाल पांचवें जो है, पांचवें की मेजबानी भोपाल करेगा। चौथे की मेजबानी किसने करी है? हरियाणा प्रदेश के द्वारा पांचवें की, चौथे की मेजबानी करनी गई है। खेलो इंडिया यूथ गेम जो है, इनका हेडक्वार्टर कोई आपसे मुख्यालय पूछता है तो दिल्ली के अंदर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का मुख्यालय है। 18 साल तक के बच्चे ही इन खेलों के अंदर भाग ले सकते हैं। चौथा संस्करण हरियाणा के अंदर 4 जून से लेकर के 13 जून तक चला था। पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम के अंदर शुरुआत करी गई थी। 5 नए खेल जोड़े गए हैं, योगा, गटका, थंगटा, मलखंब, और पांचवा कौन सा था? कलरीपट था। ठीक है, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। शुभंकर, और ध्यान रख लियो इनका शुभंकर क्या था? धाकड़ था। धाकड़ शायद एक गाय टाइप में कुछ है, धाकड़। शुभंकर कौन सा था? तो धाकड़ था इनका, शुभंकर आपने याद रखना है। पहला और चौथा 2 हरियाणा ने जीते हैं, ठीक है, याद हो जाओगा। 137 पदक जीते हैं, सबसे ज्यादा 38 कुश्ती के अंदर जीतने का काम किया है। 52 गोल्ड जीते हैं, सिल्वर 39 जीते हैं, 46 जो है ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। पहले नंबर पर हरियाणा, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य रहा? तो तीसरे नंबर पर कर्नाटका राज्य रहा है। शायद नेपाली गाय है। बिल्कुल भाई, बार एतवार ने बहुत बढ़िया क्लास डाला करूंगा, चिंता ना करो। संविधान द्वारा भारत में कौन सी व्यवस्था की गई है? एकात्मक प्रणाली और झुकी संघीय प्रणाली, एकात्मक सरकार की स्थापना, पूर्ण संघीय प्रणाली, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, 2 चीजें हैं, दोनों को, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आ जाएगा। एकात्म प्रणाली का मतलब क्या है कि जिस प्रणाली के अंदर सारी की सारी सरकार जो होती है सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है, ठीक है, वो एकात्म होगी। संघीय प्रणाली क्या होगी? कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, साथ में राज्यों को भी हक दिए गए होंगे, वह कौन सी होगी? यानी जब विकेंद्रीकरण सत्ता का हो जाता है तो वो कौन सी होगी? संघीय प्रणाली होगी, ठीक है। अब भारत में थोड़ी सी एकात्म है। एकात्म कौन सी होगी? जैसे रक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में, संचार के मामले में, रेलवे के मामले में सारे अधिकार किसके पास है? एकात्म हो गया, केंद्र सरकार हो गया। बाकी जितने बच गए वो सारे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के पास है। तो भारत के संविधान के अंदर क्या है? एकात्म प्रणाली और झुकी हुई संघीय प्रणाली है। समझ में आ गया प्रश्न? एकात्म और झुकी हुई संघीय प्रणाली है भारत के अंदर। भाई वकीला, तेरा दिक्कत है अगर वो लग रही है तो। निर्दोष लोगों की हत्या से विभाजन अच्छा था, यह कथन किस व्यक्ति का है? जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग होते हैं तो उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जान गई थी, और इसलिए ये कथन एक व्यक्ति ने कहा था कि लोगों की हत्या से अच्छा तो विभाजन अच्छा था। यह कथन किसका था? यह कथन महात्मा गांधी का यह कथन था, ठीक है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। वही व्यक्ति कहता है कि लोगों से मरने से अच्छा तो हिंदुस्तान जो है, विभाजन बहुत अच्छी चीज थी। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और विस्तृत संविधान है। ये शब्द किस व्यक्ति के हैं? तो ये शब्द एच.वी. कामत के हैं, मॉरिस जोन्स के हैं, सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स जो है, इन्होंने बात कही थी, आइवर जेनिंग्स ने, कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा और विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत के कौन से राज्य के अंदर बनाया जा रहा है? सबसे ऊंचा रेलवे पुल, इसकी जगह आप एक ऑप्शन कर लीजिएगा, गलती से दे दिया गया, इसके जगह जम्मू कश्मीर दे दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश की जगह, ठीक है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बताइए शाबाश, हिमाचल प्रदेश की जगह जम्मू कश्मीर दे दीजिएगा। मणिपुर, उत्तराखंड, असम, या फिर जम्मू और कश्मीर? भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बताइए शाबाश। बिल्कुल सही जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के अंदर जो चिनाब नदी के ऊपर जो पुल है, उस पुल के जो पिलर जो है, खंबे जो है, पिलरों की लंबाई 131 मीटर है। और ये जो पुल जो है भारत के मणिपुर राज्य के अंदर बनाया जा रहा है, और मणिपुर राज्य के अंदर जो पुल है वो 141 मीटर की ऊंचाई है उन पिलरों की, ठीक है। और ये भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, ठीक है, सबसे ऊंचा रेलवे पुल है। एक देश है, मुझे नाम ध्यान में नहीं आ रहा, वो जो है 139 फुट थी उनकी ऊंचाई पिलरा की,
आप 139 मीटर थी, आपने 2 और बढ़ा दी, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल जो है वो एक परियोजना है, जिस परियोजना का नाम है जीरी बाग इम्फाल परियोजना। इस परियोजना के तहत मणिपुर राज्य के अंदर जो है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है मणिपुर राज्य के अंदर आएगा उत्तर। ठीक है, मणिपुर राज्य के अंदर। आज के लिए इतना ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। अभी पीडीएफ जो है जीके परवीन उड़ान टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाओगे। क्विज भी होगी उसके ऊपर 5 से 7 8 10 प्रश्न की, उस क्विज में भी आप सारे के सारे भाग लेना है। तो आप सभी को आज के लिए धन्यवाद। इतना ही, 2-3 चीज ध्यान रखनी है। लिसो ऐप के ऊपर आपने जो भी बैच लेना उस पोस्टर के ऊपर क्लिक कर दियो, आपने सारे के सारे जो है क्लासेज जो है उसके ऊपर मिल जाओगी। सीईटी का स्पेशल बैच अभी चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 199 रुपए जो है सीईटी के स्पेशल बैच की फीस है, सिर्फ 199 रुपए। प्रैक्टिस बैच है सारा का सारा। तो आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली पुलिस का बैच भी आप उस प्लेस को। जय